हेलो कॉमर्शियंस, माय नेम इज आदित्य शिवहरे एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी नेशनल इनकम के बारे में। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमने इसकी पहली वाली वीडियो में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कंप्लीट कर दिया था। तो अगर आप लोग चाहते हो कि यार वो वीडियो देखना तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे कर दी है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग जो 3 चैप्टर्स हैं वो वन शॉट में कवर करने वाले हैं। यानी कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, बेसिक एग्रीगेट्स है और एक और जो हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है, आज हम इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन तीनों चैप्टर्स को खत्म करते हैं। तो चलो यार सबसे पहले बात करते हैं हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारा एक डोमेस्टिक टेरिटरी। और ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है इसको समझते हैं ज़रा। तो क्या होता है, हर कंट्री की कुछ पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं। क्या जैसे कि ये इंडिया है तो इंडिया की बाउंड्री है, उसके बाद पाकिस्तान आता है, उसके बाजू में चाइना जाता है। तो जो इंडिया है उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री क्या है, ये देखो मैंने मैप बनाया है, ये बहुत ख़राब मैप बनाया है मैंने, मुझे पता है, पर तुमको एडजस्ट कर लोगे, ऐसे कुछ दिखता है यार। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा, इस बाउंड्री के अंदर जो भी चीज़ है वो डोमेस्टिक टेरिटरी है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। तो इसके अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी चीज़ है वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी। पर जैसे कि हमारा समुद्र है, जो ओशन है, इंडियन ओशन है यहाँ पर, तो ये जो इंडियन ओशन है यहाँ पर जो भी बोट्स हैं, जो भी शिप्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कोई भी चीज़ें, वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी। क्लियर है बात। इसके अलावा बहुत सारे प्लेन्स होते, बहुत सारे प्लेन जैसे कि इंडिया टू पाकिस्तान जा रहे हैं, ठीक है, वो तो इंडिया के ही होंगे क्योंकि इंडिया से जा रहे हैं। पाकिस्तान से हमारे प्लेन्स वापस आ रहे हैं, वो भी इंडिया के होंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अमेरिका है, अमेरिका से जापान जा रहा है भैया कोई प्लेन, और वो प्लेन किसका है, एयर इंडिया का है या फिर हमारे यहाँ पर किसी भी कंपनी का है जो कि इंडिया की है, वहाँ का है। तो अगर इंडिया का प्लेन अमेरिका टू जापान भी जा रहा है तब भी वो हमारा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ इसके अंदर आती तभी वो इंडिया की होगी, इंडिया की चीज़ें बाहर भी। फॉर एग्जाम्पल एम्बेसीज होती हैं बहुत सारी, हमारी पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, चाइना में, वो सब इंडिया की है, वो सारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, समझना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाकर इससे हम डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में एक डिफरेंशिएट पैदा करेंगे, ठीक है, डिफरेंस क्रिएट करेंगे। चलो अब इसके बाद आता है एक और, दैट इज नॉर्मल रेसिडेंट्स। नॉर्मल रेसिडेंट्स भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। नॉर्मल रेसिडेंट्स का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए। नॉर्मल रेसिडेंट्स मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आप इंडिया में रह रहे हो, यू रिसाइड इन इंडिया, ठीक है, रिसाइड इन इंडिया। इसके अलावा आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहाँ पर आते हैं। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, यार आप यहाँ पर रहते भी हो, यहाँ पर पैसा भी कमाते हो, तो मैं बोलूँगा आप इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट हो। अब बहुत लोग बोलेंगे यार बहुत सारे लोग इंडिया में रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो जाते हैं अमेरिका में 6-6 महीने 7-7 महीने काम करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं और यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग भी जो कि 1 साल से कम तक, 1 ईयर से कम तक अगर वो कहीं भी बाहर जा रहे हैं, चाहे वो घूमने जाएं, चाहे वो काम करने जाएं, चाहे वो रहने जाएं, क्योंकि आप घूमने जा रहे हो तो वहाँ पर रहोगे ना, और अगर आप काम करने जा रहे हो तो पैसे भी कमा रहे हो बाहर जाके, लेकिन 1 साल से कम तक, तो आप तब भी इंडिया के रेसिडेंट ही कहलाओगे, या फिर जहाँ पर आप बॉर्न हुए हो, जहाँ पर आप बचपन से रह रहे हो वहीं के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाओगे, चेंज नहीं होगा। अब हो सकता है आप अमेरिका चले जाओ 1 साल से ज़्यादा के लिए, आप 5 साल के लिए अमेरिका चले गए थे, तो अगर आप 1 साल से ज़्यादा के लिए जब भी जाते हो, 1 ईयर से ज़्यादा के लिए जब भी जाओगे, तो आप वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट्स, यानी कि अगर अमेरिका जा रहे हैं तो अमेरिका के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाने लगोगे। तो यहाँ पर टाइम का है यार, तो इसकी बाहर से बहुत सारे विजिटर्स हमारे यहाँ पर आते हैं, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएं जब तक वो यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं रुकते। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है दैट इज सिटीजनशिप। देखो सिटीजनशिप तो अभी बहुत फेमस है, इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी आया था हमारे यहाँ पर। इसका मतलब क्या होता है, देखो सिटीजनशिप 2 तरीक़ों से मिलती है। एक है कि भैया आप बॉर्न हुए हो, बॉर्न इन इंडिया। सेकेंड चीज़ है कि आपके यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट है, उसने आपको ये प्रोवाइड किया है कि भैया आप यहाँ के सिटीजन कहला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे पाकिस्तान के लोग थे, वो हमारे यहाँ पर आए, उन्हें सिटीजनशिप मांगी और हमारी गवर्नमेंट ने दे दी, तो वो थोड़ी सी गलती हो गई, पर ठीक है। तो यहाँ पर बॉर्न हुए हो, कहाँ पर, अगर जहाँ पर बॉर्न हुए हो वहाँ की आपको सिटीजनशिप आराम से मिल जाएगी, और आप चाहो तो जिसके अमेरिका गए हो तो वहाँ पर भी जाकर अप्लाई करके ले सकते हो, ठीक है, 2 तरीके। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में बॉर्न हो,
इंडिया में आप बॉर्न हुए हो तो आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, ठीक है, आप इंडिया के सिटीजन। लेकिन आप अमेरिका गए और अमेरिका जाकर के आपने वहाँ पर 1 साल से ज़्यादा वहाँ पर आप रह गए। मैंने अभी क्या बताया, अगर आप 1 साल से ज़्यादा रहते हो तो आप वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाने लगोगे। तो पर पॉइंट ये है कि एक बंदा एक टाइम पर कहीं का सिटीजन भी हो सकता है और कहीं का रेसिडेंट भी हो सकता है, दूसरी जगह, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंडिया का सिटीजन है लेकिन रेसिडेंट कहाँ का है, अमेरिका का। तो ऐसे करके यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमने वो कंप्लीट कर लिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हमारी ट्रांसफ़र इनकम और फैक्टर इनकम के ऊपर। अब जो हमारा टॉपिक है आता है दैट इज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। बहुत ईजी है फैक्टर इनकम, मैंने पिछले चैप्टर में भी आप लोग को पढ़ाया था कि फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है। फैक्टर इनकम का मतलब होता है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से आती है, जो कि फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करके आती है। फॉर एग्जाम्पल आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, तो इसको ऐसे समझो कि आप एक हाउस होल्ड में हो और फर्म्स को आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना है। तो फर्म्स में मुकेश अंबानी आ गया, हाउस होल्ड में हम लोग आ गए। अब मुकेश अंबानी को भाई उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो पैसा दे सकता है, हमारे पास नहीं है। अगर आपको मुकेश अंबानी से पैसा लेना है तो आप उसको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। तो फैक्टर सर्विसेज जब प्रोवाइड करोगे तो इन फैक्टर सर्विसेज में 4 तरीके की चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मुकेश अंबानी को लैंड प्रोवाइड कर सकते हो, आप उनको लेबर प्रोवाइड कर सकते हो, आप उनको कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हो, आप इनको एंटरप्राइज प्रोवाइड कर सकते हो। एंटरप्राइज नहीं, दैट इज डिफरेंट। तो यहाँ पर अगर आप इन तीनों चारों चीज़ों में से कुछ भी प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पर मुकेश अंबानी आपको क्या देंगे, फैक्टर इनकम देंगे, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो फैक्टर इनकम में आपका क्या आ जाएगा, फैक्टर इनकम में आपका आ जाएगा, अगर आपने लैंड प्रोवाइड किया है तो रेंट देंगे, वो आपको किराया देंगे, भाई लैंड यूज़ कर रहे हो तो किराया देंगे। इसके अलावा आपको लेबर करते हो तो वो आपको सैलरी देंगे, अगर आप उनके जाके काम कर रहे हो लेबर बन के सैलरी मिलेगी आपको। आप कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है, तो इंटरेस्ट देंगे। और एंटरप्राइज, तो एंटरप्राइज यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप होता है, इसको एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं। तो अगर आपने एंटरप्राइज यानी कि उनके शेयर्स लिए तो वो प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके जो शेयर होल्डर्स वाला कॉन्सेप्ट है वो लास्ट वाले में आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड हुई है हाउस होल्ड्स को, ठीक है, आपको प्रोवाइड हुई है। तो इसी को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। तो इस फैक्टर इनकम को हम हमेशा, क्योंकि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब हम इनको प्रोवाइड कर रहे थे तो फर्म से क्यों ले रही थी, मुकेश अंबानी को इसकी क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि इनको प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन करने के लिए तो आपसे लैंड ले रहे, लेबर ले रहे, कैपिटल ले रहे, एंटरप्राइज ले रहे। जब भी प्रोडक्शन होगा वो चीज़ हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होगी। तो इसको हम हमेशा प्लस करते हैं नेशनल इनकम में, ठीक है। इसके मैंने आपको एग्जांपल दे दी है, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इतना लिख के जाओगे बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, कुछ मैं भूल तो नहीं रहा हूँ, नहीं। तो यहाँ पर एक और पॉइंट है कि अगर फैक्टर इनकम जो है वो रेसिडेंट्स के थ्रू आ रही है तो ही हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है जो कि हम पढ़ चुके हैं हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, टर्म 1, दैट इज यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। तो ट्रांसफर्स का मतलब ही होता है कि भैया ट्रांसफर हुई है इनकम, वो कमाई नहीं गई, यानी कि आपने कोई भी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करी, आपने कोई भी नॉट प्रोवाइडेड सर्विसेज, ठीक है। तो आपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी, बस आपको मिल गई। फॉर एग्जाम्पल यार आपके घर में रिश्तेदार आए थे, आपने उनको पानी वानी दे दिया, उनके साथ अच्छे से बातें कर ली, या फिर नहीं भी करी, जानबूझ के नाटक किया, तो वो लास्ट में जब जा रहे होते तो आपको कुछ पैसे देते। तो आपने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी, आपने बस मुंह बनाया था, लेकिन उसके बदले में उन्होंने आपको फ्री में पैसे दे दिए, आपसे कुछ काम भी नहीं कराया। काम कराने का इन द सेंस मतलब है कि आपने कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया लेकिन तब भी आपको पैसा मिल गया, आपको पॉकेट मनी मिलती है, आप क्या कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो ना, तब भी आपको पैसा मिल रहा है। इसलिए हम यहाँ पर बोलते हैं कि ये ट्रांसफ़र इनकम है, बस ट्रांसफ़र हुई है, यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ है। तो इसको हम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं करते हैं, तो नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो जब भी हमको याद रखना ये चीज़, जो लोग आप लोग पढ़ चुके हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत नेशनल इनकम पढ़ चुके होगे, तो आप ना जब क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पर आएगा नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो करंट ट्रांसफर है वो इसी का मतलब है ट्रांसफर इनकम। तो उसको कभी भी इग्नोर कर देना, उसको कभी भी लेना मत लेना, उसको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से कंफ्यूज मत कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो यार, अब मेरा फेवरेट टॉपिक यहाँ पर आ चुका है, दैट इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसमें बहुत सारे लोग को बहुत प्रॉब्लम जाती है कि यार फाइनल गुड्स कौन सा होगा, इंटरमीडिएट कौन सा होगा। तो सबसे पहले फाइनल गुड्स की बात करते हैं। फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, फाइनल गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो कि या तो कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं या तो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होते हैं।
तो यहाँ पर लॉजिक सी बात है कि यार अगर आप कोई भी गुड्स को खरीद रहे हो तो आपके तो दो पर्पज़ हो सकते हैं, या तो आप उसको कंज्यूम करोगे या तो आपको इन्वेस्ट करोगे। तो ये कौन करेगा यार, ये जो हाउस होल्ड्स है वो उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं और जो फर्म्स होते हैं वो उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक ओरियो की बिस्किट खरीदते हो, उस ओरियो के बिस्कुट को आप लेकर आए, आपने खा लिया या आपने कंज्यूम कर लिया, उसी को हम बोल रहे हैं कंजम्पशन कर लिया आपने, ठीक है। तो आपने कंज्यूम कर लिया तो जो भी चीज़ को, तो अब आपने इसमें ना तो कोई, देखो इसमें दो फैक्टर्स हैं, ना तो आप उसको रीसेल कर रहे हो, रीसेल नहीं हो रहा है, ना ही उसमें आप कोई फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है, आपने ओरियो से ओरियो शेक नहीं बनाया, आपने ओरियो से ओरियो केक नहीं बनाया, ठीक है। ये आपने बकवास चीज़ नहीं करी, आपने मस्त लाए बिस्किट थी खा लिया। तो ये दो चीज़ें आपने नहीं करी। आपने क्या किया, फाइनल गुड था, फाइनली उसको खा लिया। फाइनल मतलब क्या, फाइनली उसको खा लिया और आपने उसका फर्दर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन या फिर रीसेल नहीं किया, तो मैं उसको फाइनल गुड्स बोलूँगा। तो अगर हाउस होल्ड्स है तो जितनी भी चीज़ें हैं जो कि हाउस होल्ड्स कंज्यूम कर रहे हैं उसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा इस कैटेगरी में, और जो भी प्लांट एंड मशीनरी है, जो भी फर्म्स के लिए यूज़ होती है जो मशीन्स, उसको मैं बोलूँगा कि भैया ये जो है इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए, तो ये मेरे फाइनल गुड्स में आ जाता है। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। तो अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, तो इंटरमीडिएट भैया नाम से समझो थोड़ा सा, फाइनल मतलब क्या था, फाइनल, इंटरमीडिएट मतलब थोड़ा सा बीच का, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब तुमने क्या किया यार, ओरियो बिस्किट लेकर आए, ओरियो बिस्किट से ओरियो शेक बना दिया और आगे बेच दिया। तो यहाँ पर तुमने देखो दो काम किए, तुम ओरियो बिस्किट को लाए, तुमने उसको ओरियो शेक में कन्वर्ट किया, यानी कि तुमने इसमें फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन किया, प्लस तुमने इसको रीसेल किया, यानी कि बेसिकली फाइनल गुड्स है तो उसका उल्टा हो गया ये। यहाँ पर तुम इससे ये दो चीज़ें कर रहे होते हो और यहाँ पर इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने क्या किया, इसका पूरा जो ओरियो तो बिस्किट को तुमने केक बना दिया यार, तुमने मतलब बकवास चीज़ कर दी, तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अच्छा, फाइनल गुड्स जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होते हैं, ये हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं उसको थोड़ी देर में समझेंगे, बस अभी मैंने ऐसा बता दिया क्योंकि याद आ गया मेरे को। अब इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको कवर करते हैं, ठीक है, फिर देखेंगे कि यार यहाँ पर क्या होता है। अच्छा, अभी मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन ऐसे देखी बुक में, तो डेफिनेशन में दिया गया है इंटरमीडिएट गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। ये जो इन द सेम ईयर है ना, इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, इसको थोड़ी देर में कवर करेंगे, ठीक है, याद रखना, इसको थोड़ी देर में कवर करेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आते हैं, दे आर जनरली परचेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है ठीक है। देखो क्या हो जाता है कि अगर एक हाउस होल्ड का बंदा है, अगर तुम अपने घर पे हो, अब तुम यार जैसे कि कोको कोला लेकर आए, कोक लेकर आए, ठीक है, अब तो उसको पियोगे ही ना यार, अब तुम ये तो नहीं उससे एक्सपेरिमेंट करने लगोगे, ये करने लगोगे, ठीक है। पर यार कोई कंपनी है, ठीक है, एक प्रोडक्शन यूनिट है, फॉर एग्जाम्पल ए है, बी है प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। तो अगर ये इससे कुछ खरीद रही है, अगर बी ए से कुछ भी खरीद रही है, कुछ भी परचेज कर रही है, तो ऑफकोर्स यार उसको रीसेल ही करना होगा उसको, तो ठीक है, रीसेल करने के लिए या फिर फर्दर कोई ट्रांसफॉर्म कर रहा होगा तभी करना होगा, इसलिए वो खरीद रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये केक बनाती है, ठीक है, केक में क्या लगता है, ब्रेड लगता है, ये ए जो है ब्रेड बनाती है, तो अगर ये जो केक वाली कंपनी है इससे ब्रेड परचेज कर रही है तो ऑफकोर्स वो उसको फर्दर ट्रांसफॉर्म करके रीसेल ही कर रही होगी। इसलिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है दे आर जनरली परचेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट टू फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज डेराइव्ड डिमांड। डेराइव्ड डिमांड का मतलब क्या होता है, डेराइव्ड डिमांड, स्पेलिंग गलत हो तो माफ करना। डेराइव्ड डिमांड का मतलब होता है जब आप कुछ भी चीज़ डेराइव कर रहे हो, डेराइव यानी कि किसी चीज़ से कुछ लेना, तो हमने डिमांड को डेराइव किया। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो एक्चुअली में डिपेंड करते हैं फाइनल गुड्स पे। फॉर एग्जाम्पल यार यहाँ पर केक है, ठीक है, केक की बात हम कर रहे थे, तो अगर केक की डिमांड बढ़ रही है, डिमांड ऑफ केक इंक्रीजेस, तो अपने यहाँ पे जो ब्रेड है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई यहाँ पर इसको 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो ये यहाँ पर 200 ऑर्डर देगा कि भैया ब्रेड दो यार, हमको केक बनाना है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है, ये हमारा फाइनल गुड है। क्यों? क्योंकि अब ये डायरेक्टली केक बना के कंज्यूमर को देगा, तो योर केक इज योर फाइनल गुड। बट क्योंकि ब्रेड अभी फर्दर ट्रांसफॉर्म होने वाली है, इसलिए वो ब्रेड जो है वो एक इंटरमीडिएट गुड होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगर एक आटा है, मैं इसको समझाना चाहता हूं क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आटा है, ठीक है, एक ए है, बी है और सी है, तो एक आटा है, ठीक है, इससे तुमने बनाया क्या? बिस्किट, सिर्फ बिस्किट बनाई। तुमने बिस्किट दी सी को, सी ने क्या किया? उसने क्रीम लगाया और क्रीम वाली बिस्किट बनाई। क्या? बिस्किट विथ क्रीम।
और ये आगे चली जाती है तुम्हारी कंज्यूमर के पास, ठीक है। तो यहाँ पर बिस्किट विथ क्रीम जो है वो तुम्हारा फाइनल गुड होगा। इसके अलावा जो बिस्किट है प्लस जो तुम्हारा आटा है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो हो जाएगा तुम्हारा इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि अभी ये इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ बिस्किट में, बिस्किट क्रीम में ट्रांसफॉर्म हुई और फिर कंज्यूमर के पास गई। तो जब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाता है, जब तुम्हारा प्रोडक्शन खत्म हो जाता है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बचता है ना, जो कंज्यूम होता है, उसको हम बोलेंगे क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स, ठीक है। ये चीज़ है। तो अगर बिस्किट विद क्रीम की डिमांड बढ़ रही है तो अपने आप ही बिस्किट और आटा की डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर है बात, इसलिए हम इसको डिराइव डिमांड बोल रहे हैं। थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है, दैट इज हमारा ड्यूरेबल गुड्स वाला, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, देखो ड्यूरेबल गुड्स का यहाँ पर मतलब होता है कि जो सरकार होती है, हमारी गवर्नमेंट होती है ना, वो बहुत सारे ड्यूरेबल गुड्स खरीदती है। फॉर एग्जांपल ट्रक्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं इसको खरीद रही है और हमारी आर्मी को दे रही है। फॉर एग्जांपल आर्मी को दे रही है, ठीक है। तो आर्मी को दे रही है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, जब आप आर्मी को दे रहे हो तो आप यहाँ से सर्विसेज क्रिएट कर रहे हो। कौन सी सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज। तो जब भी आप डिफेंस सर्विसेज बना रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, ट्रक्स खरीद रहे हो पर उससे डिफेंस सर्विसेज बना रहे हो। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि मैं ट्रक को अगर एक गाड़ी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ट्रक को मैं एक प्लेन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, इंटरमीडिएट गुड्स में आया, ऐसा नहीं है। गुड टू गुड कन्वर्ट हो रहा है तब भी इंटरमीडिएट में आएगा। अगर आप गुड्स से सर्विसेज क्रिएट कर रहे हो तो तब भी वो इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को ज़्यादा ध्यान मत देना, इसको एज इट इज़ जैसा बुक में लिखा हो उसको पढ़ लेना कि डिफेंस सर्विसेज हो रही है, वैसे ही आएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं लेना। फोर्थ इज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज्ड विथ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। बहुत ईजी है। तो यहाँ पर मर्ज्ड होती है, मर्ज्ड वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मैंने यहाँ पर आटा लिया है, यहाँ पर मैंने बिस्किट ली है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्रीम वाली बिस्किट यानी कि ओरियो ली है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये मेरे को 5 रुपये का आटा पड़ा, 10 रुपये की बिस्किट यहाँ पर आया, तो 5 रुपये का आटा था, 5 रुपये के आटे में मैंने 5 रुपये की बिस्किट करी, तो 10 रुपये नहीं, ऐसे नहीं लेते इसको। 5 रुपये का आटा था, ठीक है, जब मैं यहाँ तक लेकर गया तो 10 रुपये की बिस्किट थी, टोटल मैंने किया तो सबको जोड़ जाड़ के 20 रुपये की बिक रही है, ठीक है। ओरियो का जो पैकेट है 20 रुपये, जिसमें से 10 रुपये की बिस्किट है, 5 रुपये का आटा और 5 रुपये अदर एक्सपेंसेस हैं। तो क्या इस 20 रुपये में ये 10 रुपये और 5 रुपये इंक्लूडेड है? ऑफकोर्स है। तुम ऐसा तो नहीं बोलोगे कि ओरियो की बिस्किट जब तुम खरीदे तो तुम बोलोगे नहीं यार, आटा अलग से मैं 5 रुपये का जोड़ूंगा, बिस्किट अलग से 10 रुपये की जोड़ूंगा, ऐसा तो नहीं होता। इसमें ऑलरेडी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो मर्ज्ड होती हैं। वही वो बोल रहा है कि जितने भी फाइनल गुड्स होते हैं उसमें इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है वो मर्ज्ड होती है, ठीक है। तो हमको अलग से उसको डबल काउंटिंग नहीं करते। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इसलिए हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि नेशनल इनकम में ऑलरेडी फाइनल गुड्स की अगर आपने वैल्यू को जोड़ दिया तो अपने आप ही इनकी वैल्यू जो है वहाँ पर ऐड अप हो जाएगी। तो अगर हम वो चीज़ करते हैं तो डबल काउंटिंग एक चीज़ होती है, क्योंकि आपने 10th क्लास के इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, वो हो जाएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री बहुत ईजी है। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसकी भी एक बाउंड्री होती है। तो उस बाउंड्री के अंदर जब भी प्रोडक्शन हो रहा होता है जिसकी एक बाउंड्री, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि यार जो ए है वो क्या बना रहा है, आटा बना रहा है, जो बी है वो बिस्किट बना रहा है, और जो सी है वो ओरियो बना रहा है। तो ओरियो तुम्हारा क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो देखो फाइनल प्रोडक्ट ओरियो जो है जब वो कंज्यूमर के पास जा रहा है तो मैं बोलूँगा कि हाँ भैया ओरियो जो है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो देखो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ जाता है, ठीक है, इस प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ जाता है। और इसके अंदर जो दो चीज़ें बचती हैं, आटा और बिस्किट, वो तुम्हारा इंटरमीडिएट गुड्स होता है। तो जब भी कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होता रहता है, इसको ऐसे समझो कि कोई भी गुड्स जो है जब तक प्रोड्यूस होता रहता है, यहाँ पर आटा प्रोड्यूस हुआ, उससे बिस्किट प्रोड्यूस हुई, लेकिन जैसे ही ओरियो प्रोड्यूस हुई तो अब उसका फर्दर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ओरियो जो है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया, फाइनल गुड्स में आ गया। बाकी जो चीज़ प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होती हैं उनको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। क्लियर है बात। अब यहाँ पर हम इसको एंड करने वाले हैं। ये जो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स है उसके लिए आपको एक बात बहुत चीज़ समझना। अगर मैं फॉर एग्जांपल चावल का एग्जांपल लेते हैं, इसमें राइस का एग्जांपल बहुत अच्छा होता है। राइस जो होता है वो बहुत टाइम तक हम रखे रहते हैं, अपने घर में भी रखे रहते हैं राइस को, यार 1 साल से 2 साल से 3 साल तक, ठीक है। तो अगर मैंने राइस को लिया और राइस समझ लो यार हमारे पास 100 किलो था, 100 kgs हमारे पास राइस था, 100 kg में से मैंने जो 30 kg था वो यूज़ कर लिया, ठीक है। तो राइस का मैंने बिरयानी बना ली, तो 30 kg की बिरयानी बन गई है, ठीक है, ओके। लेकिन ये जो 70 kg है ये अभी तक यूज़ नहीं हुआ,
और 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, 1 ईयर से ज़्यादा होता है, तो मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा इस राइस को हो चुका है, ये कन्वर्ट नहीं हुआ, तो ये राइस मेरा क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों? क्योंकि मैं लाया ही इसको था बिरयानी बनाने के लिए, ठीक है, तो राइस से बिरयानी, आई हैव टू मेक बिरयानी फ्रॉम इट, तो यहाँ पर जो 30 kg था उसकी बिरयानी मैंने बनाई, तो ठीक है, तो यहाँ पर राइस को मैं इंटरमीडिएट गुड्स बोलूँगा। पर जो 70 kg है, क्योंकि वो 1 साल से ज़्यादा अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसलिए मैं अब इसको फाइनल प्रोडक्ट बोलने लगूंगा। तो अब ये जो राइस 70 kg जो राइस है, नाउ दिस इज़ योर फाइनल गुड। अब ये नहीं कन्वर्ट हुआ तो इसको मैंने फाइनल गुड ही बोल दिया। इसलिए जब आप डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ पर आपको रुकवाया, तो मैंने क्या बोला था, इन द सेम ईयर। जब आप फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन या रीसेल करते हो सेम ईयर में, तो ही हम उसको इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं। लेकिन आपने उसका फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन किया ही नहीं, 1 साल तक वो रखा रहा, इसलिए हम उसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भैया अब ये फाइनल गुड जो है वो बन चुका है। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके यार, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं यहाँ से रीड आउट करते आऊँगा और अपने अंदर बोलते जाओ कि यार इसका सही आंसर क्या है, और आप कमेंट सेक्शन पे भी इसको बता सकते हो। तो चलो यार, सबसे पहले बात करते हैं पेपर परचेज बाय पब्लिशर। तो अगर पब्लिशर एक पेपर को परचेज कर रहा है तो ऑफकोर्स वो किस लिए कर रहा होगा, खुद की यूज़ के लिए तो कर नहीं रहा होगा, वो पब्लिशर है तो वही बुक्स को वहाँ पर करेगा पब्लिश, तो इसलिए यहाँ पर ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा। नाउ द सेकंड इज कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस। सोचो जरा इसके बारे में। तो यार ऑफ कोर्स क्या बोल रहे हो आप लोग में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे ये एक इंटरमीडिएट गुड्स है, पर नहीं, ये एक फाइनल गुड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर जो है वो एक इन्वेस्टमेंट है, उसका एज इन्वेस्टमेंट यूज़ किया गया है ऑफिस वालों ने, क्योंकि ऑफिस में कंप्यूटर्स लगते रहते हैं। नाउ थर्ड इज चॉक्स, डस्टर एक्सेट्रा परचेज्ड बाय अ स्कूल। एक स्कूल ने चॉक्स और डस्टर लाए, ठीक है, सोचो जरा इसके बारे में। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं कंफ्यूज हो जाएंगे, मेरे को बता रहा हूँ, क्योंकि उनको लगेगा कि यार स्कूल ने खरीदा है तो उनके यूज़ के लिए है तो ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, पर नहीं, ये एक इंटरमीडिएट गुड होगा। क्योंकि यहाँ पर रीज़न क्या चलता है, देखो चौक और डस्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है, जिसको अभी मैंने बताया कि इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो सेम ईयर में कंप्लीट हो जाते हैं, उनको हम यूज़ कर लेते हैं सेम ईयर में। पर जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा, मतलब अगर 1 साल से ज़्यादा तक वो रखा होता है, जो मैंने राइस वाला एग्जांपल दिया था, राइस रखा होता है 1 साल से ज़्यादा तक, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो चॉक डस्टर क्या है, वो सेम ईयर में यूज़ हो रहा है, सेम ईयर में कंप्लीट हो रहा है, इसलिए मैं उसको इंटरमीडिएट बोलूँगा। क्लियर है बात चॉक डस्टर को? अब जो नेक्स्ट हमारा आ जाता है दैट इज प्रिंटर परचेज बाय अ लॉयर। तो अगर लॉयर ने अगर उसको परचेज किया तो अपने काम के लिए किया होगा, तो इट्स अ फाइनल प्रोडक्ट। इसके अलावा अनसोल्ड कोल विद ट्रेडर एट द ईयर एंड। तो अनसोल्ड कोल है, तो जो अनसोल्ड कोल है वो बच गया है, ठीक है, इसको ध्यान समझना, जो अनसोल्ड कोल है वो बचा हुआ है ट्रेडर के पास एट द ईयर एंड, यानी कि साल खत्म हो गया है, उसके बाद ये जो कोल है वो बिका नहीं, तो क्या होगा, समझ गए होगे, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं, ये एक फाइनल प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अभी तक रीसेल नहीं हुआ, अनसोल्ड है और 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, 1 ईयर से जब भी ज़्यादा होगा तो वो एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो ऐसे करके जो एक्सरसाइज है ये पूरी दी गई है आपकी संदीप गर्ग में, उसको जाके देख लेना, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर आपको कोई भी रीज़न समझ में नहीं आता तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं आंसर्स कर देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, रिप्लाइज मैं कर देता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है पर कर देता हूँ। अब आता है हमारा कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो चलो यार इस पे चलते हैं, तो क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो चलो यार बात करते हैं हमारे कंजम्पशन गुड्स के बारे में। तो कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, देखो इसको बहुत ईजी है समझना। हमने जब फाइनल गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि या तो हम कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं या तो इन्वेस्टमेंट के लिए। तो कंजम्पशन के लिए जब हम बोलते हैं यूज़ करते हैं तो कंजम्पशन गुड्स हो जाते हैं। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या जाते हैं तुम्हारे सारे गुड्स जो कि हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। अब यार ये सब याद कैसे रखें, इतना सारा है, मतलब कैसे याद रखें, मेरे को भी कैसे याद है। देखो यार अगर कंजम्पशन है, कंज्यूमर कंज्यूम करता है, तो कंज्यूमर क्या खरीदता है, वही चीज़ खरीदता है जो कि उसकी वांट्स को सेटिस्फाई करे, तो ये डायरेक्टली वांट्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, वांट्स को सेटिस्फाई करता है ये, ठीक है। इसके अलावा इसमें 4 कैटेगरीज होती हैं। तो ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक मेरे को खुद लगता है आई वुड से, क्योंकि इसमें आप टाइम के बेसिस पर 4 चीज़ों में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं ड्यूरेबल, फिर सेमी ड्यूरेबल, फिर आते हैं एक और चीज़ क्या आती है, नॉन ड्यूरेबल, ओके, नॉन ड्यूरेबल, एंड फिर आ जाते हैं सर्विसेज, ठीक है। तो ये 4
टॉपिक से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ड्यूरेबल मतलब क्या, हमेशा चलने वाले प्रोडक्ट जो कि आप खरीदते हो, इसकी टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका टेबल हो गया, चेयर हो गया, सोफ़ा हो गया, ये सब क्या हो गया आपका ड्यूरेबल गुड्स हो गए। सेमी ड्यूरेबल मतलब थोड़े बहुत चलते हैं, फॉर एग्जांपल आपके क्लोथ्स हो गए, क्लोथ्स बहुत मतलब ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाते, शूज़ हो गए, ये सब एसेसरीज हो गई, वॉचेज़ हो गई, ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाती हैं, ये सेमी ड्यूरेबल हो गई। नॉन ड्यूरेबल क्या हो गया भैया, मिल्क हो गया, मिल्क जैसे लेकर आओ थोड़ी देर में ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे खाने के आइटम्स हो गए, मेडिसिन हो गई, ये सब क्या हो जाते हैं, नॉन ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं चल पाते, कुछ दिन में ख़राब हो जाते हैं। सर्विसेज मतलब क्या, अब बहुत सारी सर्विसेज ले रहे हो, जैसे कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक टीचिंग एक सर्विस है, ठीक है। तो ये टीचिंग भी जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करती है, वांट्स को और नीड्स को भी, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी नीड्स होती है। अगर आप डॉक्टर को दिखा रहे हो तो डॉक्टर आपकी एक नीड हो गया, तो यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज होते हैं जो कि हमको इसको यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ो। अब जो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज हमारा कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट आता है, और जब भी इन्वेस्टमेंट वर्ड आता है तो हम बात कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी की। तो अगर अकाउंट्स वाले हैं तो थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, तो जो भी मशीन्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं, हम यहाँ पर उनकी बात कर रहे होते हैं। तो जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनकी यहाँ पर बात चल रही है, तो यहाँ पर उनको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सिंपली जिन गुड्स से हम दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स यानी कि प्लांट एंड मशीनरी, आपने प्लांट एंड मशीनरी लगाई, उससे आप और मशीन्स को जो है यूज़ कर सकते हो और गुड्स बना सकते हो, समझ में आ रहा। तो एक गुड से दूसरे गुड्स को अगर आप जनरेट कर पा रहे हो तो आप उसको क्या बोलोगे, कैपिटल गुड बोलोगे। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी जो है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चलो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले यार यहाँ पर आ जाता है हमारा, they are used in future for productive purposes and have a expected lifetime for several years। अगर एक बार मैं मशीन को सेटअप कर रहा हूँ तो उसके पास जो है बहुत अच्छी टाइमलाइन होगी, वो सेवरल ईयर्स तक चलेगी, तो सेवरल ईयर्स तक ये जो है चलने वाली है। तो हमारा सेकंड पॉइंट आता है दैट इज दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। इसका मतलब क्या हो जाता है, देखो बात को समझ, यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी जो है वो एक गुड, फॉर एग्जांपल बिस्किट है इससे क्रीम वाली बिस्किट बना रही है, ये वाला एग्जांपल बहुत चल रहा है आज, ठीक है। तो इस बिस्किट को बनाने में इसको थोड़ी ना कुछ इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसकी कोई आइडेंटिटी लूज हो रही है क्या, नहीं यूज हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये गुड्स को कन्वर्ट कर रहा है पर खुद कन्वर्ट नहीं हो रहा। देखो समझ रहे हो बात को, गुड्स को कन्वर्ट कर रहा है पर खुद कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी वो लूज नहीं कर रहा है, ठीक है, लूज नहीं हो रही है, लूज नहीं हो रही है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नाउ द थर्ड इज दैट दे नीड रिपेयर्स रिप्लेसमेंट, बिकॉज यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ जाता है, तो डेप्रिसिएशन के कारण यहाँ पर रिपेयर्स की ज़रूरत हमको पड़ती है। देन द लास्ट इज दे हैव डिराइव्ड डिमांड, इसकी भी डिराइव्ड डिमांड होती है। वाओ, अब देखो यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स में भी डिराइव्ड डिमांड थी और कैपिटल गुड्स में भी डिराइव्ड डिमांड है, तो डिफरेंस समझ के रखना। इंटरमीडिएट गुड्स रीसेल वाले होते हैं, यहाँ पर ये फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर रहे, ये एक गुड से दूसरा गुड बना रहे हैं। कंफ्यूज मत होना प्लीज़, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक गुड से दूसरे गुड पर ये कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है। देखो यहाँ पर आइडेंटिटी लूज नहीं हो रही, यहाँ पर अगर ये बिस्किट से क्रीम वाली बिस्किट बना रहा है तो कैपिटल गुड को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, प्लांट और मशीनरी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट जब हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटरमीडिएट गुड की, तो वहाँ पर बिस्किट जो है वो इंटरमीडिएट गुड है, वो कन्वर्ट हो रही है क्रीम वाली बिस्किट, उसकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर जो है लास्ट पॉइंट क्या था, दे हैव डिराइव डिमांड, तो डिराइव डिमांड हो जाती है, क्यों, अगर ओरियो बिस्किट की डिमांड बढ़ेगी तो ओरियो बिस्किट बनाने वाली मशीन की भी डिमांड बढ़ जाएगी, इसलिए यहाँ पर डिराइव डिमांड होती है। तो यहाँ पर हमने ये जो बेसिक चीज़ें हमारी वो ख़त्म कर ली हैं, कैपिटल गुड भी ख़त्म हो गया है। इसके आगे अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन, ठीक है। बहुत ईजी टॉपिक है, जल्दी से अब उसको कवर करने की ओर चलते हैं। तो चलो यार अब मतलब समझते हैं हम अपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का कि बेसिकली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है और डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो देखो यार इसकी ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से ना आप कंफ्यूज मत होना, बहुत ही ईजी चीज़ है। इसकी डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल। स्टॉक ऑफ कैपिटल की बात की जाती है बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन।
देखो मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ, बहुत ईजी है। एडिशन का मतलब होता है आपने परचेज किया है, आपने इन्वेस्टमेंट किया। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब पहले समझ लो, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो कि नॉन अकाउंट्स वाले हैं कि हम कोई भी फिक्स्ड एसेट को परचेज कर रहे हैं। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो हमको आगे जाकर के बेनिफिट प्रोवाइड करता है, एक इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। फॉर एग्जांपल आप एक परचेज करते हो प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी को आगे जाके बेचोगे तो आपको उसके बदले पैसे मिलेंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ पर जो प्लांट एंड मशीनरी है, अगर मैं उसको परचेज कर रहा हूँ तो उसको मैं क्या बोलूँगा, एडिशन ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल। स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है, बिफोर मेकिंग अलाउंस, यानी कि मैंने यहाँ पर अलाउंस नहीं किया कि यहाँ पर मैंने डेप्रिसिएशन को अलाउ नहीं किया यहाँ पर लगने से। यानी कि इसका सिंपल मतलब क्या हो जाता है कि जब भी हम एक फिक्स एसेट खरीदते हैं तो ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर टाइम के साथ वो एसेट खराब होता जाता है। फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हो तो वहाँ पर धीरे धीरे करके आपका मोबाइल फ़ोन जो है उसकी जो हालत है वो ख़राब होने लगती है। तो वो जो हालत ख़राब हो रही है उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगता है, हर एसेट पर लग रहा होता है, पर यहाँ पर हम नहीं लगा रहे। हम क्या बोल रहे हैं, हम डेप्रिसिएशन को काउंट ही नहीं कर रहे, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो जब भी हम इसको इग्नोर करते हैं तो हम उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसके ज़्यादा टेक्निकल में मत जाना कि यार ग्रॉस क्या होता है, इसका क्या होता है, स्टॉक ऑफ कैपिटल, ज़्यादा मत जाना। ठीक है, जितना मैंने समझा इतना भी अगर आपको पता है आप एग्जाम आराम से निकाल लोगे। ठीक है, ज़्यादा टेक्निकल जाओगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है यहीं पर बता देता हूँ मैं। नेट इन्वेस्टमेंट, अब क्योंकि ग्रॉस है ये नेट है तो बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि अगर यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता तो यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन को काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन को काउंट करते हैं और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट निकल के आती है उसको हम नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया है कि अगर हमको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हमें नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलर फॉर नेट इन्वेस्टमेंट, अगर नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आगे जाकर काम आएगा। अब यहाँ से आपकी जो मेन जो हमारा नेशनल इनकम है वो चालू है। पहले सब कॉन्सेप्ट थे, अभी तो यहाँ पर चालू है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर यार एक छोटा सा टर्म आ जाता है, दैट इज डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन के साथ ही एक और टर्म आ जाता है, दैट इज कैपिटल लॉस। ठीक है, ये आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ पहले। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो कि नॉर्मल वेयर एंड टियर के कारण ये हो जाता है, ये एक्सपेक्टेड होता है कि भैया डेप्रिशिएट हो गई, आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है वो डेप्रिशिएट होनी होनी। बट कैपिटल लॉस का मतलब क्या होता है, कैपिटल लॉस में आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एकदम से फ्लड्स आ गए, फॉर एग्जाम्पल एकदम से इलेक्ट्रिक वोल्टेज हिल गया तो आपकी मशीन उड़ गई, तो ये सब अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो ये जो नेचुरल क्लैमिटीज़ के कारण जो लॉस होता है उसको हम कैपिटल लॉस बोलते हैं। डेप्रिसिएशन तो बहुत ही ईजी होता है, उसका मतलब क्या है कि नॉर्मल वेयर एंड टियर के कारण हो रहा है। इसके अलावा इससे यार पूरी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो ख़राब हो जाती है, इससे प्रोडक्शन प्रोसेस उतनी ख़राब नहीं होती है क्योंकि हमको पता होता है। तो क्योंकि हमारे लिए एक्सपेक्टेड होता है तो इसके लिए हम इसके लिए एक प्रोविज़न बना के रखते हैं। अब ये जो है अकाउंट्स वालों को ज़्यादा पता होगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनता है। आपको बस इतना याद रखना है कि इसको लॉस को कवर करने के लिए हम साइड में एक सेविंग करके रखते हैं, क्या, लॉस को कवर करने के लिए। तो यहाँ पर लॉस को कवर करने के लिए हम एक सेविंग करके रखें, इसको हम प्रोविजन बोलते हैं। यहाँ पर प्रोविजन हम नहीं बनाते हैं क्योंकि अनएक्सपेक्टेड होता है। तो अभी बहुत सारा शोर आ रहा है तो शोर को खत्म हो जाने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो चलो यार, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स में दो चीजें आती है, एक आता है इनडायरेक्ट टैक्स और एक आता है सब्सिडीज। दोनों का मतलब समझते हैं जल्दी से। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है, जो कि हम इनडायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को थ्रू आवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यार जितना खर्चा करोगे उतना टैक्स देना पड़ेगा। अगर एक पिज्ज़ा खाओगे तो 50 रुपये टैक्स लगेगा, 2 पिज्ज़ा खाओगे 100 रुपये टैक्स लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके इनडायरेक्ट टैक्स बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जीएसटी है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी जो कि हम पे कर रहे होते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज पे। अब यहाँ पर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक 500 रुपये का प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल 500 रुपये का पिज्ज़ा है, मैंने उस पर 50 रुपये टैक्स दिया तो बेसिकली टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 550 रुपये आ गई। क्लियर है बात? यहाँ पर ये चीज़ समझ रहा है। सब्सिडीज में हम गवर्नमेंट बजट में पढ़ चुके हैं, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, लोगों की हेल्प करने के लिए उनको सब्सिडीज देती है। फॉर एग्जांपल एक एलपीजी सिलेंडर है,
तो अगर सिलेंडर फॉर एग्जांपल यार 500 रुपये का है, वैसे तो अभी सिलेंडर के प्राइस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 1000 रुपये तक पहुँच गए, पर एक एग्जांपल लेते कि 500 रुपये का है और वहाँ पर अगर 20 रुपये की सब्सिडीज़ लगी है, तो बेसिकली तुम्हारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक्चुअल में तुमको सिलेंडर जो है वो 480 रुपये में पड़ेगा। क्लियर है बात? ऐसे करके ये जो दोनों चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमको क्या समझना है, यहाँ पर हमको दो टर्म्स और समझना। एक होता है तुम्हारा मार्केट प्राइस और एक होता है तुम्हारा फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है जब तुम प्रोडक्ट्स बना रहे होते हो, प्रोडक्शन कर रहे होते हो, तो ये तुम कॉस्ट जो है तुम देते हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, यानी कि जितने लोगों ने प्रोड्यूस किया तुमने उनको क्या किया, पैसा दिया, तुमको उन्हें एक्सपेंसेस पे करे, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फैक्टर्स कॉस्ट बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम इसका एग्जांपल लेते तो जो 500 रुपये जिसमें ना तो कोई सब्सिडीज इंक्लूडेड है ना तो कोई टैक्स इंक्लूडेड है, उसको मैं बोलूँगा कि भैया फैक्टर कॉस्ट, यानी कि बिल्कुल बेसिक कॉस्ट। जब हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी जो बेसिक कॉस्ट आ रही है उसको मैं बोलूँगा फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस मतलब क्या, मैं उसको कितने में बेच रहा हूँ। अगर कुछ भी चीज़ बिकती है तो उसमें टैक्स तो लगेगा ही, उसमें सब्सिडीज अगर है तो वो भी लगेगी। तो फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये की चीज़ थी, 50 रुपये मैंने यहाँ पर टैक्स लगाया, माइनस 20 रुपये की मैंने सब्सिडी दी, तो ये क्या है, मेरी सब्सिडी है, ये मेरा टैक्स है। तो यहाँ पर मेरा जो टोटल आंसर वो कितना आएगा, 550 में से 20 माइनस किया 530। दिस इज माई मार्केट प्राइस बट 500 इज माई फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है बात? तो 500 यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट है, बट जब अपन इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज जो हैं उसको कर देते हैं माइनस, तो उसमें क्या बोल देता हूँ, यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करके सब्सिडीज को माइनस करते हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर हम एक बेसिक फॉर्मूला बना लेते हैं इसका, कि अगर मेरे को कभी भी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है दैट इज कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, क्लियर है बात? तो कभी भी मुझे अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है तो मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करूंगा, और कभी भी अगर मुझे ये जो है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना हो, ठीक है, तो मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को NIT को यहां पर माइनस करूंगा। क्लियर है बात? अभी मैंने थोड़ा सा ऐसे लिखा है, अभी इसको और अच्छे से लिख दूंगा। यहाँ पर बस इतना समझना है, जब भी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है NIT प्लस होगा, NIT माइनस कब होगा, जब MP से FC पर जाना होगा। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है दैट इज हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये कौन सी इनकम होती है जो कि हमको बाहर से मिल रही होती है। तो इसके लिए क्या हो जाता है, फैक्टर इनकम समझना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम। तो देखो इसमें दो चीज़, इसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है कि भैया मैंने बाहर से जितनी भी फैक्टर इनकम कमाई, फैक्टर इनकम मैंने बताया था रेंट, सैलरी, उसके बाद फिर हमारा इंटरेस्ट हो गया और एक प्रॉफिट हो गया, चार चीज़ें होती हैं जो मैंने बाहर से कमाई है प्लस जो बाहर दी हैं। ठीक है, एक तो कमाई है एक तो दी है, तो ये जो मैंने रिसीव करी हैं और जो मैंने सेंड करी हैं उन दोनों को मैं माइनस करता हूँ, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाता है कि बाहर से कितना पैसा आया प्लस बाहर कितना पैसा दिया, उसको मैं माइनस करता हूँ, तो जो बचता है नेट फिगर उसको मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलता हूँ। ठीक है, अब जब भी मुझे एक चीज़ याद रखना, जब भी मुझे डोमेस्टिक से नेशनल जाना होगा, यानी कि मेरे को अगर डोमेस्टिक इनकम दी है और मुझे नेशनल इनकम पे जाना है, तो मैं इसमें प्लस करूंगा NFIA, इतना याद रखना बस। और सेम वही हो सकता है इसी का उल्टा, कि अगर नेशनल इनकम है और उससे डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस करूंगा NFIA। अगर इतनी चीज़ आपने समझ ली है तो नेट फैक्टर इनकम आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ पर हमारा जो NFIA वो कंप्लीट हो जाता है, बस इसमें एक कॉम्पोनेंट्स है वो पढ़ लो, ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पोनेंट्स की। तो कॉम्पोनेंट्स में तुम्हारा आ जाता है सबसे पहले कि नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़। नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है कि भाई आप जितना कॉम्पनसेट कर रहे हो, आप जितना लोगों को बाहर अब्रॉड में जाकर दे रहे हो, प्लस आप जितना कॉम्पनसेशन आपको मिल रहा है, कॉम्पनसेशन मतलब क्या, सैलरी। फॉर एग्जाम्पल आप सैलरी दे रहे हो बाहर जाकर और आपको जो सैलरी मिल रही है उसके बीच के डिफरेंस को मैं क्या बोलूँगा, नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़। तो ये हमारी जो नेट फैक्टर ऑफ इनकम है उसमें इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, इसका नेट फिगर। सेकंड तुम्हारा आ जाता है जिसकी बुक में देख सकता हूँ, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
आपने प्रॉपर्टी से जितना कमाया, रेंट हो गया, सब कुछ हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप से इतना प्रॉफिट कमाया, प्लस आपने जितना वहाँ पर दिया, इस दोनों के डिफरेंस को मैं क्या बोलूँगा, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। थर्ड आता है नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का पार्ट जो कि आप बचा लेते हो। तो प्रॉफिट का पार्ट, ये देखो ये फिर से चालू हो चुके हैं, तो फिर से डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, पर सुनाई दे रहा होगा कि जो नेट रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं उसका मतलब होता है कि जो भी प्रॉफिट मेरे पास है फ्रॉम अब्रॉड और जो भी प्रॉफिट मेरे पास है फ्रॉम इंडिया, ठीक है, फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी, उन दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ और यहाँ पर नेट फिगर जो है उसको मैं इंक्लूड कर देता हूँ। तो तीन चीज़ें आती हैं, ज़्यादा इसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है 0.1% चांस है कि ये चीज़ एग्जाम में आ जाए, तो एक बार इसको रीड कर लेना, कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ सकते हो। तो चलो यार बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा करेंगे, थ्योरी ज़्यादा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो यार अभी हमने जो एक चैप्टर है वो अभी हमने कंप्लीट कर लिया है, तो चलो यार अब चलते हैं बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम के बारे में। तो एग्रीगेट्स कैसे बनते हैं ये पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यार कि हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, ग्रॉस पढ़ा था और नेट पढ़ा था, ये चीज़ हम अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि यार एक डोमेस्टिक लेवल पे काम होता है, एक नेशनल लेवल पे काम होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा दो चीज़ें और होती है, एक होता है मार्केट प्राइस और एक होता है फैक्टर कॉस्ट, ये भी हमने पढ़ा अभी, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन चार चीज़ों के बेसिस पर हम बनाते हैं अपने एग्रीगेट्स। कैसे, फॉर एग्जांपल ग्रॉस है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो हमारा सबसे पहला एग्रीगेट क्या बन गया, जीडीपी एट एमपी। सिमिलरली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट एफसी। थर्ड क्या हो जाएगा, ग्रॉस, अब डोमेस्टिक या नेशनल लो, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी। सिमिलरली इसी का ऐसे करके हम बनाते आएंगे, जीएनपी एट एमपी। उसका फिर फिफ्थ बन जाएगा तुम्हारा, अब ग्रॉस के खत्म होगा तो नेट के बनेंगे, तो एनडीपी एट एफसी। सिक्स्थ वही बन जाएगा, एनडीपी एट एमपी। और फिर 7 बन जाएगा एनएनपी एट एफसी, और 8th बन जाएगा एनएनपी एट एमपी। तो ऐसे करके हमारे पास जो हैं 8 एग्रीगेट्स होंगे जो कि हमको यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, और हमारा बस एक ही काम होगा कि अगर मुझे इस एग्रीगेट से इस वाले पे जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा। अगर मुझे जीडीपी से जीएनपी पे जाना है, जीडीपी से एनएनपी पे जाना है, जीडीपी से एनडीपी पे जाना है, तो कैसे जाऊँगा मैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने पिछली बार कुछ फॉर्मूलेज पढ़े थे, उसको हम यहाँ पर पुट अप करेंगे। तो चलो यार सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझना पड़ेगा। अगर मुझे कभी भी ग्रॉस से नेट पे जाना है, मैंने पिछली क्लास में बताया था मेरे को यहाँ पर माइनस डेप करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रॉस जो होता है वो डेप्रिसिएशन के साथ होता है, पर नेट जो होता है वो डेप्रिसिएशन के बिना होता है। नेट से अगर मुझे ग्रॉस पे जाना है तो क्योंकि सिमिलर हो जाएगा, इसका उल्टा आएगा, तो प्लस करेंगे डेप को। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो मेरी जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि अब्रॉड की इनकम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जो है मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करूँगा। और अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो मेरा जो NFIA है वो जो है मेरा माइनस हो जाएगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर इनकम बाहर की हटानी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता, ये मजेदार चीज़ है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, सेम चीज़ मैंने बताई थी, अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट प्राइस में सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज इंक्लूडेड होती है, यानी कि यहाँ पर NIT जो है वो माइनस होगा, क्योंकि मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मेरे को बेसिक प्राइस पे जाना है। और अगर मेरे को फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो क्या हो जाएगा, मेरा जो NIT है वो एड अप हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है मैं इन चीज़ों को याद रखूंगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखो बेसिक क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल तुमको दिया रहेगा ऐसा फाइंड, एक्चुअली में ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन बाय इसका यूज़ तुमको आगे जाकर इनकम मेथड में हर जगह पर तुम्हारा इसका यूज़ होगा। तो ये बेसिक तुम्हारे न्यूमेरिकल्स है, तो कैसे करेंगे, अगर तुमको दिया रहता है फाइंड GDP एट MP, ठीक है, तुमको GDP एट MP निकालना है, तुम्हारे पास दिया है फॉर एग्जांपल कोई भी चूज़ कर लो, NDP एट FC चूज़ कर लेता है, ठीक है। तुमको NDP एट FC दिया गया है कितना, 500 करोड़, ठीक है, करोड़ में हमेशा दी रहती है, 500 करोड़ दिया गया है। तुमको यहाँ पर जो डिप्रीसिएशन है वो दिया गया है 50। ये देखो मैं सब कुछ जो है अपने बेसिस पे ले रहा हूँ, ये मेरा एग्जाम्पल है, ठीक है।
उसके बाद फिर डोमेस्टिक जो है, डोमेस्टिक तुमको दिया गया है NFIA, ठीक है, वो तुमको दिया गया है कितना, फॉर एग्जांपल समझ लो 100। इसके अलावा जो तुम्हारा NIT है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स तुमको डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, उसमें तुमको इनडायरेक्ट टैक्स दिया रहेगा और सब्सिडीज दी रहेंगी, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स समझ लो तुमको 30 दिया है और ये तुमको 20 दिया, तो ऐसे करके हमको क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है। अब इसके स्टेप क्या है करने के वो देख। सबसे पहले जो चीज़ निकालनी है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर लिखो, जिसकी तुम्हें GDP निकालना है तो GDP एट MP को लेफ्ट साइड पर लिखो। अब राइट साइड पर जो इक्वेशन क्या आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा जो दिया हुआ है, तो NDP एट FC, बस इतनी चीज़ लिखो तुम, बाकी सब अपने आप होगा। NDP एट FC तुमको नेट से ग्रॉस पे जाना है, देखो समझना बात को, यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाना है, नेट से ग्रॉस पर जाना है। मैंने क्या बताया, अगर नेट से ग्रॉस पर जाना हो तो हमेशा डेप्रिसिएशन प्लस होगा, तो यहाँ पर तुमको फॉर्मूला ऐसे बना के लिखना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे प्रेजेंटेशन स्किल्स काम आते हैं। तो डेप मत लिखना, डेप्रिसिएशन लिखना। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पे जाना है, जब भी डोमेस्टिक और डोमेस्टिक सेम हो तो हमें कोई भी इफेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो NFIA है इसका काम अभी नहीं आने वाला, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। प्रोडक्ट सेम रहेगा। FC से MP जाना है, मैंने क्या बताया, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, यानी कि तुम्हारा जो NIT है वो भी प्लस होगा, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी तुम्हारा प्लस होगा। पर यहाँ पर मेरे को इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज दी गई है, NIT डायरेक्ट नहीं दिया गया, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मिटा करके इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज लिख दूंगा, ठीक है। और चाहो तो तुम इसको ऐसे करके एक ब्रैकेट में भी दिखा सकते हो कि भैया मैंने इसकी जगह पर रखा हुआ। अब तुम बस क्या करो कि वैल्यू पुट अप कर दो कि 500 ये हो गई, प्लस हो गया तुम्हारा डेप्थ, तो डेप्थ तुम्हारा 50 हो गया। इसके अलावा तुमने माइनस कर दिया, प्लस कर दिया तुमने 30 माइनस 20, तो ये तुम्हारा आंसर जाएगा 550 प्लस 30 माइनस 20 10 हो गया, तो जाएगा 560 करोड़। अब देखो यहाँ पर करोड़ लिखना भी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी कभी कभी यूनिट नहीं लगाओ तो नंबर कड़े आते हैं। तो यहाँ पर एक तरीका का प्रेजेंटेशन होता है तुम्हारा, अगर तुम्हें कभी भी दो चीज़ों को कन्वर्ट करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो बुक का मैं एग्जांपल ले लूँ। यहाँ पर मुझे दिया गया है GNP एट FC मेरे को निकालना है, ठीक है, मेरे को दिया है NDP एट MP गिवन है, NDP एट MP मेरे को दिया गया है 25,000 25,000। इसके बाद मेरे को डेप्रिसिएशन दिया गया है 5,000। इसके बाद फिर मेरे को सब्सिडीज दी गई हैं 30, ओके, सब्सिडीज दी गई हैं 30। इसके बाद मेरे को दिया गया है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फीटा। फीफा कितना दिया गया है मेरे को 400 और ये दिया गया है 600, ओके। तो यहाँ पर मेरे को ये चीज़ें दी गई हैं, मेरे को GNP एट FC निकालना है। इसको निकालने का बहुत ही ईजी चीज़ है, तुमको फिर से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला करना है। लेफ्ट हैंड साइड पर हम क्या लिखेंगे, जो चीज़ निकालना है GNP एट FC इक्वल्स टू NDP एट MP। देखो जब तुम इसको लिख लेते हो तो चीज़ें अपने आप आसान हो जाती है। मेरे को नेट से ग्रॉस पर जाना है, नेट से ग्रॉस पर जाना है, प्लस करूंगा डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये मैं इसके बाद लिख रहा हूँ प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक पे था नेशनल पे जाना है, नेशनल पे मेरी जो बाहर की इनकम है वो ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस NFIA। प्रोडक्ट सेम। MP से FC जाना है, MP पे मेरे टैक्सेस होते हैं, लेकिन जो फैक्टर कॉस्ट होता है FC, वहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं होता। तो अगर मेरे को MP से FC पे जाना है तो माइनस करूँगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। अब लेकिन ये फॉर्मूला जो है अभी पूरी तरीके से सही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली नहीं दिया गया है और NFIA भी डायरेक्ट नहीं दिया गया है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उसी को फिर से लिखूंगा, इस फॉर्मूले को NDP एट FC प्लस डेप्रिसिएशन, और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, लिखूंगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर है, तो यहाँ पर प्लस है NIT तो प्लस कर दूंगा फीफा, ये पूरा लिखना है तुमको बेटा, ठीक है, माइनस फीटा, ये तुमको पूरा लिखना है। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ जल्दी करने के लिए, तुमको पूरा लिखना है। माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो इनडायरेक्ट टैक्स तुमको नहीं दिया गया लेकिन तुम तब भी लिखोगे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ऐसे करके तुम पूरा लिख दोगे। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 25,000 है, NDP एट FC प्लस क्या डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डायरेक्टली दिया गया 5,000, ये 5,000 हो गया। अब देखना प्लस फीफा और फीटा, फीफा दिया गया है 400 माइनस 600, 400 माइनस 600 हो रहा है, याद रखना
400 माइनस 600 हो रहा है। सब्सिडीज के लिए क्या है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया गया तो मैं उसको 0 ले लूंगा, माइनस कितना दिया गया है 30। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं इस साइड पर, देखो जरा इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो इस साइड कर रहा हूं। यहाँ पर 25,000 प्लस 5,000 हो गया 30,000, 30,000 हो गया यहाँ पर। 400 माइनस 600, 400 माइनस 600 हो गया माइनस 200, माइनस, लेकिन 0 माइनस 30 माइनस 30 ही होगा, याद रखना। तो माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा। 0 माइनस 30 था, माइनस 30 आया, बाहर भी माइनस लगा था तो ये मल्टीप्लाई आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो तुम इसको क्या कर दोगे यहाँ, तो ये 30 आ गया तुम्हारा, मैंने इसको किया। ठीक है, अब आंसर कितना आएगा, 30 में से 200 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 30,000 में से 29,800, 29,800 प्लस 30 हो जाएगा 29,830। बुक में चेक करते हैं, बिल्कुल 29,830 करेक्ट है। यहाँ पर करोड़ लगाना मत भूलना। और ऐसे करके हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको समझ में आ रहा होगा कि बस तुमको ये चीज़ें याद होना चाहिए कि तुम्हारा डेप कब प्लस होता है, नेशनल, और तुम्हारा मार्केट प्राइस में क्या होता है, एनआईटी का, एनएफआईए का। अगर तुमको इतना पता है तो इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुमको करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलो यार अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज हमारे इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। चलो यार, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज हमारा इनकम मेथड। तो यहाँ पर अब हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पे पहुंच गए हैं। तो इनकम मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनकम मेथड में एक्चुअली में मेरा ये फेवरेट है और बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है ये। इनकम मेथड में क्या होता है कि हम इनकम्स को प्लस कर देते, जितनी भी इनकम हमारे पास आती है, और उसके बाद फिर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे यार, देखो बहुत ही ईजी है। हमने एक चीज़ पढ़ी थी दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर इनकम। भाई 2 बार पढ़ चुके हैं हम ये, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा, फिर सेकंड में भी पढ़ा, अभी ये 4th चैप्टर में फिर आ गया। फैक्टर इनकम मतलब क्या होता है, हमने जितनी ही पढ़ी थी। चलो तो उसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है तुम्हारा रेंट। ठीक है, तो रेंट यहाँ पर हमने पढ़ा था, लेकिन अभी रेंट के साथ एक और चीज़ आ जाती है दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। तो रेंट एंड रॉयल्टी होता है, अगर क्वेश्चन में अलग से दिया है तो तुम इसको प्लस कर दे दो। ठीक है, तो मैं इसको रेंट प्लस रॉयल्टी लिख देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए ईजी रहे। अब रेंट का मतलब क्या होता है, रेंट का मतलब होता है कि जब भी तुम अपनी भाई ज़मीन किसी को भी देते हो, उसके बदले में तुम्हें कुछ पैसा मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रेंट। अब रेंट में एक और चीज़ आती है दैट इज कॉल्ड एज इम्प्यूटेड रेंट। इम्प्यूटेड रेंट तुमको अलग से शायद पूछ सकते हैं। इम्प्यूटेड रेंट उतना ईजी है। क्या होता है कि देखो, जैसे कि तुमने किसी और को ज़मीन रेंट पर दी, ठीक है, तो वहाँ से तुमको एक रेंट पर मिल रहा है, तुमको हमारे पास रेंट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए है, ठीक है, उसने बी को एक ज़मीन जो थी वो रेंट पर दी, उसको 5,000 रुपये मिल रहा है, मस्त मज़ा आ रहा है उसको। लेकिन ए के पास एक और ज़मीन है, ठीक है, एक और उसके पास ज़मीन है जिसको वो खुद ही यूज़ कर रहा है, उसने किसी को रेंट पर नहीं दिया, वो खुद ही यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर हम मार्केट में जाते हैं तो यार उसकी भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना, उस चीज़ की, उस ज़मीन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उससे भी तो कुछ रेंट आ सकता है ना। पर वो रेंट खुद को तो पे करेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा एक रूम है जिसको तुम ऑक्यूपाई करके रखे हो, तुम उसको सेल्फ के लिए यूज़ कर रहे हो, अपने कंजम्पशन पर्पज़ के लिए, सो रहे हो वहाँ पर, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उससे कुछ रेंट जो जनरेट हो सकता है ना, लेकिन तुम खुद को तो पे करोगे नहीं। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक्स हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को काउंट करने के लिए उसको हम बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट। क्लियर है बात? तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे एक्चुअल रेंट, क्योंकि हमको मिल रहा है, एक्चुअल में मिल रहा है, और इसे हम बोलेंगे इम्प्यूटेड रेंट, जो हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा ये चीज़ रहती है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, जब आप अपने लीगल राइट्स देते हो किसी को, तो लीगल राइट्स देने के बदले में आपको कुछ फीस मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि मेरे नाम का यूज़ कर लो, तो आपके नाम का जो भी बंदा यूज़ कर रहा है वो आपको एक रॉयल्टी पे करेगा कि भैया मैंने आपका यूज़ किया है तो ये करेंगे। तो ये यूट्यूब में बहुत कुछ चलता है, रॉयल्टी म्यूज़िक की रॉयल्टी देने के लिए पैसे देना पड़ता है, तो ऐसा कुछ कुछ होता है, तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेंट और रॉयल्टी हो जाता है। सेकेंड चीज़ हमारी आ जाती है रेंट और रॉयल्टी के बाद, दैट इज रेंट और रॉयल्टी के बाद आ जाता है रेंट, उसके बाद फिर सैलरीज। ओके, तो यहाँ पर हम इसको एक पूरा नाम बोलते हैं, दैट इज कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। अब आप लोग बोलोगे अरे भैया आपने तो पढ़ाया नहीं था ये सब, ये कंपनसेशन कहाँ से आ गया? तो ये मैंने पढ़ाया था, इसी का नाम बदल दिया है। इसमें 3 चीज़ें आती हैं बेसिकली। एक आता है सैलरी या फिर वेजेस इन कैश, सैलरी या फिर वेजेस इन काइंड, और थर्ड आता है तुम्हारा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सर्विस स्कीम। बाप रे,
ये थर्ड वाला तो समझ में नहीं आया होगा, चलो अभी बताते हैं। कंपनसेशन कर रहा हूँ एम्प्लॉयज़ को। तो जब भी मुकेश अंबानी के हम सब काम करने जा रहे थे, ओरियो की बिस्किट बना रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पर जब भी बिस्किट बनाओगे तो भाई पैसा मिलेगा। पैसा या तो कैश में मिलेगा, कैश में मिल रहा है तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, कैश में जो मिल रहा है उसको जोड़ो, प्लस काइंड में मिल रहा है। कभी कभी तुमको पेट्रोल के पैसे, पेट्रोल मतलब पैसे नहीं मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, इन काइंड तुमको पेमेंट की जा रही है कि भाई तुमको मेडिकल क्लेम कुछ दे दिया, तुमको पेट्रोल का पैसा दे दिया, तुमको ट्रांसपोर्टेशन का कुछ पैसे दे, तो मतलब समझ आ रहा है, इन उसमें बोनस कुछ दे दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तुम्हारी क्या हो जाती हैं, पैसे के बिना जो भी चीज़ तुमको मिलती है उसको मैं बोलता हूँ कि भैया वो इन काइंड तुमको पैसा मिला है। अब जो थर्ड चीज़ आती है दैट इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल सर्विस स्कीम। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल सर्विस स्कीम का मतलब होता है कि तुम्हारा एक प्रोविडेंट फंड होता है, तो जो प्रोविडेंट फंड होता है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं तो वो इसमें आती है। तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है सोशल सर्विस स्कीम के लिए, इसका मतलब यही होता है कि आपको जो पीएफ मिलता है, आपको जो ओल्ड एज पेंशन मिलती है, ये सब चीज़ें कहाँ पर ऐड होती हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सर्विस स्कीम है, यानी कि आपको जो बाद में रिटायरमेंट का पैसा मिलता है, ये सब चीज़ें। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ, याद रखना इन तीनों को ऐड कर देंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, हमारा कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन में आपको ये चीज़ नहीं दी गई है तो आपको ये तीन चीज़ें दी गई होंगी या इसमें से कोई दो चीज़ें दी गई होंगी, उसको प्लस कर दो और ये चीज़ निकाल लो। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सैलरी इन वेजेस इन कैश प्लस काइंड प्लस एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सर्विस स्कीम, ठीक है। ऐसे करके ये जो तीन चीज़ें हैं इसको हम ऐड कर देंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है दैट इज इंटरेस्ट। तो हमने थर्ड चीज़ इंटरेस्ट पढ़ी थी। इंटरेस्ट में भी दो चीज़ें होती है, एक होता है इम्प्यूटेड इंटरेस्ट, वही चीज़ है यार खुद को लोन दे दोगे तो खुद का पैसा मिलेगा, पर ऐसा कोई करता नहीं है, तो उसका एक इंटरेस्ट होता है। एक होता है आप दूसरों को देते हो। तो यहाँ पर बेसिकली जो इंटरेस्ट है वो बात की आ रही है जो कि फर्म्स लेती है। तो फर्म्स कभी भी लोन ले रही हैं, किसी से लेंड कर रही हैं, किसी को दे रही हैं, तो वहाँ जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, उसको हम यहाँ पर काउंट करते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें काउंट नहीं होती हैं। कौन सी चीज़ें काउंट नहीं होती हैं, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट पे कर रही है इंटरेस्ट को तो वो यहाँ पर हम काउंट नहीं करते हैं। अगर कोई हाउस होल्ड का बंदा पे कर रहा है इंटरेस्ट को, वो भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, थोड़ी देर में बता रहा हूँ। अगर हाउस होल्ड कर रहा है, पे कर रहा है इंटरेस्ट, उसको भी काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर कोई फर्म ए है, वो फर्म बी को इंटरेस्ट दे रही है, तो भी हम इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तीनों चीज़ें काउंट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्टिव एक्टिविटी पे जो इंटरेस्ट है उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब भी कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी करने के लिए हम कहीं से पैसा उठाते हैं, उसमें जो हम इंटरेस्ट दे रहे होते हैं उसको हम यहाँ पर काउंट अप करते हैं। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज प्रॉफिट। लास्ट वर्ड था प्रॉफिट था। प्रॉफिट हम सब लोग कमाते हैं, तो प्रॉफिट कमाते हैं, तो प्रॉफिट की एक्चुअली में कैसे यूज होता है, इसको ध्यान से समझना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट जो है वो तीन तरीकों से यूज होता है। सबसे पहले हमको उससे टैक्स देना पड़ता है। बीएसटी में पढ़ा है अपन ने, ईबीआईटी कुछ याद आ रहा होगा। तो सबसे पहले टैक्स देते हैं, उसके बाद फिर डिविडेंड देते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीज़ बच जाती है तो रिटेन्ड अर्निंग्स में रख लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब होता है कंपनी जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेती है फॉर फ्यूचर ग्रोथ, तो ग्रोथ पर्पसेस के लिए वो रख लेती है। डिविडेंड जो होता है मतलब लोगों में, शेयर होल्डर्स में बांट दिया। कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि गवर्नमेंट को दे दिया। तो अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया होता तो आप इन तीन चीज़ों को ऐड कर देना और आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। इसके अलावा एक लास्ट चीज़ आती है दैट इज मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम दी रहती है। तो मिक्स्ड इनकम मतलब इसके छोटे मोटे यार अपने बाबर्स होते हैं, हमारे सब्जी के ठेले वाले होते हैं, छोटे मोटे लोग जो कि इनकम कर रहे होते हैं। तो अभी इनमें से किसी में भी नहीं आते, ना तो ये जॉब कर रहे हैं, ना तो ये रेंट दे रहे हैं, ना तो इंटरेस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है, प्रॉफिट मतलब कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटी मोटी जो इनकम वाले लोग होते हैं ना, ये हम मिक्स्ड इनकम में कर देते हैं। तो छोटे मोटे जो सड़क पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सब्जी के ठेले लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो सब जो होते हैं यहाँ पर इसमें आ जाते हैं। तो ऐसे करके पांच चीज़ों को जब हम प्लस करते हैं, इन सबको प्लस करना है, ठीक है, प्लस प्लस, इन पांच चीज़ें जब हम प्लस करते हैं तो हमको मिलती है नेशनल इनकम नहीं मिलती, ठीक है। ट्विस्ट है भैया, नेशनल इनकम नहीं मिलती। जब इन पांच चीज़ों को प्लस करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा डोमेस्टिक इनकम। और अगर आपको मैंने नहीं बताया हो अभी तक, तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपी एट एफसी। क्या होता है, एनडीपी एट एफसी।
बट अब सब लोग कंफ्यूज हो गए, यार भैया NDP/FC मिला है, NNP/FC कैसे निकालेंगे? मैंने अभी बताया था, अब भी अपन ने किया है। NDP/FC को अगर NNP/FC में कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? अच्छा, नेशनल इनकम को NNP/FC बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ अगर मैंने अभी तक नहीं बताई तो बता रहा हूँ, डोमेस्टिक इनकम को NDP/FC, नेशनल इनकम को NNP/FC कन्वर्ट करना है तो बस एक चीज़ करना पड़ेगा कि डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए बाहर की इनकम को प्लस करोगे, यानी कि प्लस NFIA। अगर प्लस NFIA कर दोगे तो ये तुम्हारा जो नेशनल इनकम है निकल आएगा। अभी इसमें एक छोटी सी चीज़ और बताना बचा है, बस इसमें ना अगर आप लोग रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इन 4 चीज़ों को जब तुम प्लस करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। बस हो गया। तो अगर तुमको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो अलग से इन चारों चीज़ों को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड करो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को ऐड करो और मिक्स्ड इनकम को ऐड करो। डायरेक्टली तुम डोमेस्टिक इनकम पे पहुंच जाओगे, फिर प्लस करो NFIA और तुम चले जाओगे नेशनल इनकम पे। क्लियर है बात? अब चलो चलते हैं यार, एक क्वेश्चन करते हैं नेशनल इनकम का और फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलो यार अब जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम मिसलेनियस प्रैक्टिकल्स एग्जाम्पल नंबर 22, जिसको आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है यार, देखो मेरे को यहाँ पर इनकम मेथड से इसका आंसर निकालना है, एक्सपेंडिचर से निकालना पर थोड़ी देर में निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं पर मैं अपने उसके हिसाब से चलूँगा, मेरे पास जो भी फॉर्मूला उसके हिसाब से चलूँगा। फैक्टर इनका हम रेंट, रॉयल्टी, उसके बाद फिर इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऐसे करते हैं, फिर मिक्स्ड इनकम आता है, फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आता है। तो सबसे पहले रेंट देखते हैं, पूरे उसमें रेंट कहाँ दिया गया है। तो रेंट हमारा ये जो है 11th नंबर पे दिया गया है, दैट इज़ 100। रेंट को प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको रेंट कितना दिया गया है? 100 दिया गया है, तो मैंने रेंट जो है 100 यहाँ पर लिख लूँगा। उसके बाद फिर अच्छा, यहाँ पर रेंट के बाद आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी कहीं पर दिया गया है? नहीं दिया गया है। रेंट के बाद फिर मैं जाता हूँ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पर। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मेरे को 250 दिया गया, मैंने प्लस किया 250, COE जो है मेरे को 250 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर मेरे पास आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मेरे को दिया गया है 200। इंटरेस्ट जो मेरे पास है वो 200 दिया गया है। अब प्रॉफिट देखना पड़ेगा, तो प्रॉफिट शायद मेरे को डायरेक्ट ना दिया गया हो। प्रॉफिट डायरेक्ट दिया है क्या? अच्छा, प्रॉफिट भी डायरेक्ट दिया गया, दैट इज़ 50 मेरा प्रॉफिट आ गया। इसके बाद फिर मेरे पास मिक्स्ड इनकम है, तो मिक्स्ड इनकम दिया गया है ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग, 50। मिक्स्ड इनकम मेरे पास कितनी आ गई? 50। तो MI भी मेरे पास 50 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर और कुछ है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले निकाल लूँगा जो भी मेरा टोटल आता है। तो 250 प्लस 450 हो गया, 500, 550, 650। 650 जो मेरा आया दैट इज़ व्हाट इज़ मैं, ये मेरा है NDP/FC। मेरे को चाहिए NNP/FC, दैट इज़ माई नेशनल इनकम। कैसे निकालूंगा? D से N पर जाना है, कैसे निकालूंगा सबको पता है, प्लस NFIA। तो यहाँ मैं प्लस कर दूंगा NFIA। तो NFIA कितना दिया गया है मेरे को? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20 दिया गया है, 20 यहाँ पर ऐड कर दूंगा, 670 करोड़ मेरा आंसर होगा। क्लियर है बात? सबको समझ में आया? इस फॉर्मेट में नहीं करना है, बस वैसे ही फॉर्मेट में करना है। क्या करना? NDP/FC कर देना, इक्वल्स टू करके इन सबको ऐसे प्लस करके लाइन बाय लाइन लिख देना, और उसके बाद फिर जो भी आंसर आएगा उसमें इसको प्लस करके कर देना है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन बताया था वैसे इसमें करना है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो यार आप कंटिन्यू करते हैं हम अपना एक्सपेंडिचर मेथड। तो जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है उसमें हम एक्चुअल में क्या करते हैं, तो सबसे पहली बात तो जैसे कि हमने पहले के मेथड में सारी इनकम्स को ऐड किया था और फिर नेशनल इनकम निकाली थी, यहाँ पर हम जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसको ऐड करके नेशनल इनकम निकालेंगे। पर यार एक्सपेंडिचर को ऐड करके नेशनल इनकम निकालना, देखो यार सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे पास 100 रुपये थे, 100 रुपये से तुमने 50 रुपये की डेयरी मिल्क खरीदी और 50 रुपये की तुमने कुछ और फ्रूटी खरीद ली, ठीक है, ऐसे करके एग्जाम्पल लो। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो मेरी इनकम ही निकल के आएगी ना। तो कितना आसान लॉजिक है। तो मेरी इकोनॉमी में जितने भी खर्चे हो रहे हैं अगर मैं उन दोनों को ऐड कर देता हूँ, सबको ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास एक्चुअल में क्या निकल के आएगी कि भैया मेरी इनकम कितनी थी, क्योंकि इनकम को तो आप खर्च ही करते हो ना। तो ये एक चीज़ होती है जो कि हम समझते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे कि हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर सेक्टर के एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे। इसकी सबसे पहले आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है कि जितने भी हाउस होल्ड्स होते हैं,
और जितने भी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं या प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो यहाँ पर हम हाउस होल्ड और फर्म्स की बात कर रहे हैं कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें हम प्लस करते हैं सेकेंड चीज़, दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यार हम सब जानते हैं गवर्नमेंट बहुत सारे खर्चे करती है। तो ऊपर वाला जो टॉपिक था ये वाला, इसमें हमने बताया कि हाउस होल्ड कितना खर्चा कर रहा है, फर्म्स कितना खर्चा कर रही है। तो हाउस होल्ड का क्या खर्चा होता है, देखो रोज़ की चीज़ें, बेसिक जो हमारी नीड्स पूरी हो रही है, जो भी हम खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर कंजम्पशन, एक कंज्यूमर क्या क्या खर्चा, तो वो तो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है, अपने ज़रूरी सामान खरीदेगा, डिज़ायर सामान खरीदेगा, फर्म्स अपने सामान खरीदेगी। पर जो गवर्नमेंट है वो लोगों की मदद करने के लिए बहुत सारे ब्रिजेस बना रही है, बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो बना रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाला खर्चा आता है भाई, सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, उसमें खर्चा लगता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट आप जानते हो बहुत सारे यहाँ पर खर्चे कर रहे होते हैं, जिसको हम इसमें उसको इंक्लूड करते हैं। क्लियर है बात। अब तुम्हारा थर्ड आता है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर वर्डिंग का बहुत ध्यान रखना है। ये है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। अब ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसमें भी बताया था कि यहाँ पर कैपिटल फॉर्म करने का मतलब क्या है, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तब हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो भी खर्चा फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में या फिक्स्ड एसेट्स बनाने में होता है, उसकी भाई आप बिल्डिंग बना रहे हो, आपने लैंड खरीदी, आपने मशीन्स लगाई, तो ये जितनी भी चीज़ें होती है इसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसी को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक को हम डिवाइड करते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो फिक्स्ड कैपिटल समझ रहे हो ना, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, समझ में आ रहा है ना, ये वही चीज़ है, ठीक है। प्लस यहाँ पर ऐड हो जाता है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये बहुत मुश्किल वर्ड्स लग रहे हैं, देखो ये बहुत मुश्किल वर्ड लगता है पर है बहुत ज़्यादा ईजी। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, नीचे क्या है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या था, हम कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं, कैपिटल यानी कि हम फिक्स एसेट्स को खरीद रहे हैं, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग और तुम्हारी मशीनरी, हर चीज़। यहाँ पर अब उसी को सब डिवाइड कर दिया गया है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि भैया हम फिक्स कैपिटल को परचेज कर रहे हैं, वही सेम चीज़ है, बस ये क्या हो जाता है, अब 3 अलग अलग लेवल पर होता है कि हम 3 अलग अलग लेवल पे एसेट्स खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाता है तुम्हारा ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। देखो नाम से पता चलेगा तुमको इसका मतलब क्या है, इसको हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। इसका मतलब क्या है कि भैया जो बिजनेस है वो ग्रॉस लेवल पर, ग्रॉस मतलब क्या, डेप्रिसिएशन माइनस, यहाँ पर डेप्रिसिएशन की बात ही छोड़ दो तुम, उस पर जाओ ही मत। जो बिजनेस है वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है। तो बिजनेस क्या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस का अगर तुमने बिजनेस खोला है तो तुम कौन कौन से फिक्स्ड एसेट खरीदोगे, ये दिमाग में लाओ। तो यार तुम एक मशीनरी खरीदोगे, तुम बिल्डिंग खरीदोगे, ठीक है, तुम कार खरीदोगे, तुम कंप्यूटर्स खरीदोगे, तो ये सब तुम्हारा क्या हो गया, ये सब किसमें आ गया, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि जितने भी बिजनेसेस हैं वो जो फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं वो इसके अंदर आ जाता है। फिर सेकेंड चीज़ इसमें प्लस होती है, दैट इज ये हो जाता है तुम्हारा ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। देखो नाम से समझ में आ रहा है कि भाई रेसिडेंस की बात की जा रही है, रेसिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो भैया क्या है यहाँ पर, बहुत इजी चीज़ है। जो कंज्यूमर्स हैं, जो कि आम लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, नए घर बनाते हैं। तुमने अपना घर बनाया होगा, इसलिए इसको रेसिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोला जा रहा है, क्योंकि घर भी तो एक एसेट ही होता है ना, जैसे बिल्डिंग है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या किया है, जो घर में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें मैं बोलूँगा भैया रेसिडेंशियल है। और लास्ट हो जाता है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाता है, बहुत ईजी चीज़ आ जाती है, दैट इज यहाँ पर जो पब्लिक के लिए जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो पब्लिक के लिए जब भी होता है तो वहाँ पर गवर्नमेंट आती है। तो गवर्नमेंट हाईवेज बनाती है, पब्लिक पार्क्स बनाती है, ठीक है, रोड्स बनाती है। तो ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें हैं ना, जहाँ पर कुछ चीज़ बन रही है, जहाँ पर एसेट बन रहा है, उसको मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर वो ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट में आएगा। तो इन तीनों चीज़ों को प्लस करूँगा जब, तो मेरे को क्या मिलेगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा। अब इसके अलावा एक और चीज़ आती है, दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम सिंपली बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। अब स्टॉक का मतलब तो पता ही होगा, और चेंज का मतलब क्या हो जाता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो एक बार मैं बुक से पढ़ना चाहूँगा इसके बारे में, बुक में दिया हुआ है,
It refers to the physical change in the stock of raw materials, finished goods and finished goods lying with the producers. Producers के पास स्टॉक होता है, वो बहुत कुछ बेच देते हैं, कुछ उनके पास रखा होता है, तो उसी को हम क्या कर रहे हैं, जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा है प्लस जो शुरू में था उसको माइनस करके देख रहे हैं कि हमारे पास जो स्टॉक बचा है उसको यहाँ पर हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में ऐड अप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इट इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट गुड्स प्रोड्यूस फॉर करंट कंजम्पशन। तो यहाँ पर गुड्स हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो जो गुड्स हैं यहाँ पर आते हैं, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दोगे तो ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आपको दिया होगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जब भी आपको ये दिया रहेगा तो आपको चेंज इन स्टॉक को प्लस करना पड़ेगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ऐसे ये चीज़ जो है वो हो जाती है। अच्छा, अगर आपको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं दिया तो ये तीन चीज़ें दी होंगी, इनको प्लस करके ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बनाओ, इसको प्लस करो, ये निकल के आएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स अपन को दिया हुआ है, बहुत इजी चीज़ है। अब ये तीन चीज़ें हो गई हैं, यहीं पर हम ये कर देते हैं, चौथी चीज़ भी यहीं पर बता देता हूँ, फोर्थ वन, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। यार ऑफ कोर्स यार, नेट दिया हुआ है, नेट का मतलब क्या होता है, हमेशा माइनस करना, तो बेसिकली एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो होता है उसको भी हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। इससे हमको क्या पता चलता है कि भैया जितना हमने एक्सपोर्ट किया प्लस हमने जितना इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने में खर्चा आता है, तो हमने क्या किया, जितना बाहर भेजा और जितना खर्चा हुआ और जितनी इनकम आई, दोनों को माइनस किया और एक नेट एक्सपोर्ट्स निकाला, जिससे हमको ये चीज़ पता चलेगी कि भैया कितना है। तो चार चीज़ों को हम बेसिकली प्लस करते हैं और इससे हम अपना खर्चा निकाल लेते हैं। तो अब इससे मिलता क्या है, जब हमने डोमेस्टिक इनकम, देखो मैंने बोल ही दिया, जब हमने इनकम मेथड पढ़ा था तो मेरे को डोमेस्टिक इनकम मिली थी, दैट इज NDP एट FC। बट यहाँ पर मेरे को डोमेस्टिक इनकम भी नहीं मिलेगी, यहाँ पर मेरे को मिलेगा GDP एट MP। क्या मिलेगा, इन सबको जब मैं टोटल करूँगा तो टोटल मेरे को जो फिगर आएगा वो क्या होगा, GDP एट MP होगा। इसको दूसरे पेन से लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। मेरे को क्या मिलेगा, GDP एट MP मिलेगा, इन सबको प्लस करके ये चीज़ याद रखें। अब GDP एट MP को अगर मेरे को NNP एट FC पे कन्वर्ट करना है, NNP एट FC क्या होती है, हमारी नेशनल इनकम होती है, अभी बताया था। G को N में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस डेप्रीसिएशन करोगे, D को N में करना हो तो प्लस NFIA करोगे, प्रोडक्ट सेम, MP से FC में जाना है तो MP से FC में जाने के लिए टैक्सेस को माइनस कर दोगे, माइनस NIT कर दोगे क्योंकि MP से FC जा रहे हो, तो आंसर तुम्हारा ही आ जाएगा। तो ये तीन चीज़ें भी तुमको करना पड़ेगा, तो एडिशनली ये तीन चीज़ें करोगे प्लस ये चार चीज़ें प्लस करोगे, आंसर तुम्हारा पूरा आ जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पर है, तो अब एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल करते हैं और फिर देखते हैं कि भैया क्या कैसे होता है। तो चलो यार, अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पिछली बार हमने जो क्वेश्चन किया था जिसमें 670 आंसर आया था इनकम मेथड से, अब उसी को हम एक्सपेंडिचर मेथड से करने वाले हैं। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं कि क्या आता है। तो हमेशा याद रखना, चाहे आप इनकम मेथड लगाओ, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड लगाओ, चाहे वैल्यू एडेड लगाओ, आंसर सेम आना है, यानी कि 670 हमारा आंसर आना है। तो चलो निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरे को इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि अलग अलग उससे मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अपना जो फॉर्मूला उसको देखूंगा। मेरा फॉर्मूला है सबसे पहले कि अगर मेरे को GDP एट MP निकालना है, देखो GDP एट MP मिलता है तो मैं लिखूंगा GDP एट MP इक्वल्स टू, क्या होता है मेरा, सबसे पहले आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, 5th नंबर पे दिया गया है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको पूरा लिखना है, आप ऐसे लिखोगे आपके नंबर काट लेगा बंदा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा लिखना है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिल्कुल दिया हुआ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक। ओके, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, 4th नंबर पे ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया है मेरे को, तो मैं यहाँ पर प्लस करूंगा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसको मैं ऐसे लिखना चाहूंगा क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमको समझ में आ गया कि भैया वो नीचे वाली चीज़ है, टोटल नहीं दिया गया। ग्रॉस डोमेस्टिक दिया होता तो मेरे को दिक्कत नहीं होती। अभी मेरे को इसमें से चेंज इन स्टॉक जो है वो प्लस करना पड़ेगा। चेंज इन स्टॉक मेरे को देखो 9th नंबर पे दिया गया है, तो 9th नंबर पे मैं जो प्लस कर दूंगा चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अरे नहीं, मेरे को डायरेक्टली दिया गया है ना, तो फिर मैं एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट क्यों कर रहा हूँ, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, इसके अलावा मैं और क्या प्लस कर सकता हूँ यहाँ पे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्म, इसके अलावा नेट एक्सपोर्ट से जाता है। तो नेट एक्सपोर्ट्स मेरे को डायरेक्टली दिया गया है क्या, नहीं दिया, मेरे को एक्सपोर्ट दिया है तो प्लस करूंगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। ओके, ठीक है, यहाँ पर शायद पहले मैंने एक्सपोर्ट शायद लिख दिया था तो वो गलत है, वो स्टॉक में लिखने वाला था, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक।
तो यहाँ पर एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट मैंने लिख दिया है, पूरा फॉर्मूला बन चुका है मेरा। प्राइवेट किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट डायरेक्ट नहीं दिया था तो ऐसे लिखा। अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में मेरे पास है 550, ओके 550 मैंने ऐड किया, प्लस करूंगा मैं ग्रॉस फिक्स का फाइनल गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज 60, प्लस करूंगा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 120 दिया गया है। उसका फिर प्लस करूंगा चेंज इन स्टॉक, मैं ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्लस करूंगा चेंज इन स्टॉक, तो दैट इज योर 20, प्लस करूंगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट्स मेरा दिया गया है 10 माइनस इंपोर्ट कितना दिया गया है 20, ठीक है। तो देखो 10 है और फिर 20 है, ठीक है, याद रखना माइनस में फिगर आएगा। सबको ऐड कर दो, 550 हो गया, ठीक है। 550 में 60 प्लस करोगे तो जाएगा ये 610, 630, 730, 730 के बाद 20 किया तो 750, 750 के बाद माइनस 10 किया तो कितना हो जाएगा 740, यहाँ पर आएगा 740 करोड़। आई डोंट नो मैंने सही किया भी है कि नहीं, अब क्या पता, ठीक है, तो आगे पता चल जाएगा उसमें। तो यहाँ तक हमने चीज़ निकाल ली है। चलो अब अपन को क्या करना है, जीडीपी एट एमपी से निकालना है हमको क्या, एनएनपी एट एफसी। तो मैंने हमेशा बताया था जो भी चीज़ निकालनी होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हो, तो एनएनपी एट एफसी है, यहाँ पर क्या है जीडीपी एट एमपी हमारा निकल चुका है। तो अगर आपको जी से एन पर जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन, डी से एन पर जाना है तो प्लस करना पड़ेगा एनएफआईए। इसके अलावा मेरे को एमपी से एफसी पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा माइनस एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पर मेरे पास है 740 माइनस डेप्रीसिएशन कितना दिया हुआ है, डेप्रीसिएशन देखो, अब डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको हम रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल यहाँ पर 10 दिया गया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फिर एनएफआईए कितना दिया गया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज 20, ओके, और फिर मैं माइनस करूंगा यहाँ पर एनआईटी दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मेरे को नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया गया, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो मेरे को दिया गया है वो है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, यहाँ पर आएगा तुम्हारा 100 और सब्सिडीज तुम्हें दिया गया है 20, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज तो जाएगा तुम्हारा 740 माइनस तो 740 में से 730 हो गया, 7650 हो गया, 760 और 20 प्लस किया माइनस 10 किया 750 हो गया, 750 माइनस यहाँ पर आएगा 100 माइनस 80 तो 80 तो जाएगा एक्चुअली में तुम्हारा 670 करोड़। चेक कर सकते हो आंसर, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलो यार बढ़ते हैं अपने लास्ट मेथड के ऊपर, दैट इज आवर वैल्यू एडेड मेथड। तो यार देखो वैल्यू एडेड मेथड का मतलब क्या होता है उसको समझो। तो वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 500 रुपीज का फ्लावर है, फ्लावर समझते हो ना, आटा अपने पास, ठीक है। उससे तुमने क्या किया, एक बिस्किट बनाई 1000 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए की तुमने बिस्किट बनाई, इतना सारा था तो बहुत सारी बिस्किट बन गई, और कौन सी बिस्किट बनी, ओरियो बिस्किट बनी, ठीक है। तो जो ओरियो बिस्किट है वो क्या हो गया, तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू एडेड मेथड का मतलब क्या है कि तुम देख रहे हो कि इस बंदे को जिसने बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया, तो मैंने इसमें कितनी वैल्यू ऐड करी, ये पहले 500 रुपए का था, अब इसकी वैल्यू 1000 रुपए की होगी, तो तुम खुद बताओ इसमें कितनी वैल्यू ऐड हुई, 500 रुपए की वैल्यू ऐड हुई 500 रुपीज की। इसका मतलब क्या है कि भाई तुमने जो आउटपुट था, वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्या जो आउटपुट था उसकी वैल्यू को जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ था, ठीक है, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ था उससे माइनस कर दिया। समझ में आ रहा है, देखो कितना इजी है ये चीज। तुमने जो आउटपुट था उसकी वैल्यू को माइनस कर दिया, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन था ये इंटरमीडिएट था, तो यहाँ पर तुमने 1000 को माइनस किया 500 से, तो तुम्हारा आंसर आ गया 500। तो 500 रुपए की तुमने क्या की, वैल्यू ऐड करी। इस वैल्यू एडेड को मैं क्या बोलता हूं, यानी कि इससे क्या निकलता है, इस फॉर्मूले को लगाने से, जिसकी वहां पर पहले हमारा क्या निकल रहा था, डोमेस्टिक इनकम निकल रही थी इनकम मेथड में, वहां पर अभी हमने देखा तो जीडीपी एट एमपी निकला, यहां पर निकलेगा जीवीए एट एमपी, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इसी को हम बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि जीवी एट एमपी को जीडीपी एट एमपी क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई ये ग्रॉस वैल्यू एडेड है,
हमने क्या निकाला, एक फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री थी बिस्किट की, यहाँ का निकाला GVA एमपी ग्रॉस वैल्यू एडेड, ऐसे करके हम सारे निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सब में यही तो निकाल रहे हैं कि सब में कितनी वैल्यू एडेड हुई, ठीक है। तो GDP का मतलब क्या होता है, यही तो होता है कि भाई फाइनली कितना प्रोडक्शन हुआ, और यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, फाइनली कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी वैल्यू ऐड हुई, कितने रॉ मटेरियल्स कन्वर्ट हुए फिनिश्ड गुड्स में। और GDP का भी तो मतलब वही होता है, कितना फाइनल प्रोडक्ट आए। तो टोटल जितनी सारे जो टर्जरी सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी बनाते हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, GDP बोल रहे हैं। वही तो ये है। तो ऐसे करके ये जो दोनों चीज़ें होती हैं वो सेम होती हैं। इसका बुक में भी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। तो संदीप गर्ग फॉलो कर रहे हो तो वो जो एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड है वहाँ पर आपको इसका रीज़न मिल जाएगा, ठीक है। तो बस को ध्यान से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ हो गई। अब चलो थोड़ा फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। तो फॉर्मूलाज जो हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं, जल्दी से बता देता हूँ। तो चलो यार बढ़ते हैं हम अपने फॉर्मूलाज की तरफ। तो बेसिकली सबसे पहला फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, वैल्यू एडेड का क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। प्लीज राइटिंग पे ध्यान ना दें, वो हमेशा से खराब थी और हमेशा खराब ही रहने वाली है, क्योंकि जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहता है डायरेक्टली निकाल लो फॉर्मूला, पर हो आपको पता ही है यार डायरेक्ट हमको कुछ मिलता नहीं है। तो हमको यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें मिलेगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो अगर आपको कभी भी वैल्यू ऑफ आउटपुट ना मिले तो आप क्या करोगे, जितना बेचा है उसको प्लस कर दोगे जितना बचा हुआ। तो बचा हुआ यानी कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके निकाल लोगे, इसको भी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो अगर आपको चेंज इन स्टॉक भी नहीं दिया तो उसको क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से निकाल लोगे। सेल्स जो है उसके साथ प्लस कर दोगे, आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने जितना प्रोड्यूस किया था, देखो इसका मतलब कि जितना प्रोड्यूस किया था उसको पूरा बेच दिया। तो यहां पर आपको क्वेश्चन में अगर सिर्फ सेल्स गिवन है तो हम उसी को एज्यूम कर लेंगे कि जो सेल्स है दैट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये चीज हमेशा याद रखना। तो जरूरी नहीं है कि चेंज इन स्टॉक दिया रहे, ठीक है, तो चेंज इन स्टॉक को मत प्लस करना, लेकिन अगर क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है तो उसको प्लस कर दो भाई। इसी के साथ साथ एक बार तो ये चीज हो गई, ठीक है। अगर आपको सेल्स भी नहीं दिया तो सेल्स निकालने का फॉर्मूला होता है, बचपन में सीखा था, प्राइस इंटू क्वांटिटी। जितना प्राइस है और जितनी क्वांटिटी बनाई है उन दोनों से सेल्स निकाल लो, सेल्स में प्लस कर दो चेंज इन स्टॉक। अगर गिवन है तो, नहीं गिवन है तो डायरेक्टली सेल्स को वैल्यू ऑफ आउटपुट मान लो। क्लियर है बात, बहुत ही ईजी चीज थी, ज्यादा कुछ था नहीं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए क्या होता है, बहुत एक और ईजी चीज होती है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब क्या है, जो शुरुआत में हमारे रॉ मटेरियल से जो कि रीसेल या फिर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रहते हैं। तो ये रॉ मटेरियल या तो हम खरीदते हैं, तो अगर हमने खरीदा है तो ऑफ कोर्स वो रॉ मटेरियल होगा, अगर बेचा है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा, क्योंकि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी को तो बेचोगे ना। पर जो खरीद रहे हो वो हमारा परचेज होता है। तो डोमेस्टिक परचेज जब हम इंपोर्ट्स को प्लस करते हैं, क्योंकि भाई आप बाहर से भी रॉ मटेरियल्स मंगवा सकते हो, तो यहाँ पर जो मेरा डोमेस्टिक परचेज होता है, जो मैंने परचेज किया, जब मैं उसमें इंपोर्ट्स को प्लस करता हूँ तो मेरे पास क्या जाता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आता है। इसको मैं माइनस करता हूँ वैल्यू ऑफ आउटपुट से, और आंसर जो है मेरा साफ साफ आ जाता है। तो मेरा वैल्यू एडेड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो भी चीज़ मैं कवर कराना था मैं कवर करवा चुका हूँ। इससे मेरा क्या निकलेगा मैं फिर से बता देता हूँ, GDP GVA एट MP, जिसको हम GDP एट MP बोलते हैं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे NNP एट FC, यानी कि नेशनल इनकम में। ग्रॉस से नेट जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्थ। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस करेंगे NFIA, और MP से FC जाने के लिए मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा NIT। ऐसे करके मैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँगा और यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो यार जल्दी से एक न्यूमेरिकल करते हैं, और उसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचेगा, दैट इज नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, और उसका ये चैप्टर एंड रहेगा। तो चलो यार जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। तो यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे एडजस्टमेंट हमारे ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। तो आप क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले हमको दिया गया है कि हमको निकालना है वैल्यू एडेड बाय फर्म A एंड फर्म B। तो हमको सेपरेटली निकालना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा वैल्यू एडेड बाय फर्म A, ऐसे करके मेरे को नोटिफाई करना पड़ेगा कि भैया A की मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो मैं पूरे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर जल्दी से देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो मैं किस पे जाऊँगा, मैं जाऊँगा सेल्स पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करूँगा माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। IC मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अच्छा, जब आप सेल्स देखोगे तो यहाँ पर देखो दो सेल्स दी गई हैं। एक सेकंड नंबर पर दी है सेल्स बाय फर्म A,
और फिर एक लास्ट में 10th नंबर पे दी गई है सेल्स बाय फर्म A to B। तो यहाँ पर 2 सेल्स दी है, तो क्या यहाँ पर प्लस करेंगे? नहीं करेंगे। ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमको टोटल सेल्स, एक्चुअली सेल्स बाय फर्म में टोटल एक दिया गया है कि सेल्स बाय फर्म में कितने 500 है। अब सेल्स बाय फर्म A to B भाई क्यों करेंगे, वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो सेल्स है उसको लूंगा 500, इसमें कुछ भी प्लस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये टोटल सेल्स दी गई है, सेल्स बाय फर्म A। तो अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स बाय फर्म A, फर्म B कोई भी फर्म दिया हो, उसके अलावा कोई सेल्स दी हो तो उसको इग्नोर कर देना, ठीक है, क्योंकि टोटल हमको इसमें इंक्लूडेड वो चीज़ होगी। प्लस चेंज इन स्टॉक बाय फर्म A दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक 4th नंबर पे दिया गया है 20 को प्लस करूंगा, माइनस करूंगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्वेश्चन में कहीं भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया गया, अगर आप देखोगे तो मैं क्या करूंगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, माइनस डोमेस्टिक परचेज, ठीक है, प्लस इंपोर्ट्स। अब अगर क्वेश्चन में मैं देखूंगा तो मेरे को इंपोर्ट्स नहीं दिया गया, पर हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है 7th नंबर पे मेरे को परचेजेस बाय फर्म A दिया हुआ है, तो मेरे को परचेज तो दिया हुआ है, इंपोर्ट्स नहीं दिया गया, तो मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, इंपोर्ट्स को मैं इग्नोर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट्स को निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इंपोर्ट्स के लिए हम नहीं जाएंगे, हमसे डोमेस्टिक परचेज को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 320, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 320 को यहाँ पर माइनस कर दूंगा, तो 320 में से 20 500 हो जाएगा हमारा 200 करोड़। क्लियर है बात? बहुत ही ईजी चीज़ थी। मैंने यहाँ पर सेल्स लिया, जो टोटल सेल्स थी उसमें प्लस किया चेंज इन स्टॉक, माइनस किया डोमेस्टिक परचेज, आंसर आ गया। अब दिया गया है सेल्स ऑफ वैल्यू एडेड ऑफ फर्म बी भी निकालना है, तो वैल्यू एडेड बाय फर्म बी भी निकालना है। कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हमको फिर से सेल्स दी गई है। अब देखो, ध्यान देखना, ध्यान बहुत अच्छे से देना, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा नहीं दिया गया सेल्स बाय फर्म बी। यहां पर हमको क्या दिया गया है कि यहां पर सेल्स जो है वो अलग अलग करके दी गई है। सेल्स बाय फर्म बी टू जर्नल गवर्नमेंट, उसको ऐड कर देता हूं, सेल्स ऑफ जर्नल गवर्नमेंट, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप फुल में लिखोगे, प्लस सेल्स बाय बी टू हाउस होल्ड्स, ठीक है, तो सेल्स ऑफ हाउस होल्ड्स ऐसे करके लिख दे रहा हूं। आपको वही सेम लिखना है, मैं जल्दी के लिए यहां पर लिख रहा हूं, प्लस और कोई सेल्स दी गई है क्या? नहीं दी गई है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा मेरा, ये सेल्स हो गई, प्लस करूंगा चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक ऊपर की तरफ प्लस करूंगा, ठीक है, ये मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट बन गया। इससे माइनस करूंगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसमें भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया, तो मैं क्या करूंगा, परचेजेस जो है उसको माइनस करूंगा, क्योंकि इंपोर्ट्स तो पूरे क्वेश्चन में दिया। कहीं पर लिखा हुआ है परचेजेस बाय फर्म बी, देखो जरा ध्यान से, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी लिखा ही नहीं है, तो क्या करूंगा, इग्नोर करूंगा? नहीं। 10th वाला का देखो, सेल्स बाय फर्म ए टू बी, सेल्स बाय फर्म ए टू बी को हमने यहां ऊपर वाले में क्यों नहीं इंक्लूड किया था? मैं 2-3 बार बता चुका हूं, क्योंकि सेल्स टोटल दी गई थी, पर वो जो सेल्स है वो बी के लिए परचेज नहीं हुई। देखो ध्यान देना, ए ने बी को कुछ चीज सेल करी थी, तो बी के लिए तो परचेज हुई ना वो चीज, समझ में आ रहा है? तो यहां पर मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा परचेज, यानी कि परचेजेस जो होगा वो क्या होगा, परचेजेस बाय फर्म बी फ्रॉम ए। तो चलो यार जल्दी से यहां पर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो सबसे पहले सेल्स ऑफ जर्नल गवर्नमेंट मेरा 100 हो जाएगा, मेरा सेल्स टू हाउस होल्ड जाएगा 350, उसके बाद फिर चेंज इन स्टॉक जो है वो मेरे को डायरेक्टली नहीं दिया गया, तो मैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्लस करूंगा क्लोजिंग, तो 40 है और 30 है, ठीक है, तो 40 माइनस 30 कर दूंगा और माइनस कर दूंगा परचेजेस। तो जो बी की परचेजेस हैं वो कितनी दी गई हैं, 200 दी गई हैं, तो 200 जो है मैंने कर दिया। और इसके बाद फिर जब मैं इसका टोटल आंसर निकालूंगा तो 450 हो जाएगा, 450 से 250 हो जाएगा, 250 में से वो किया तो हो जाएगा ये कितना, 260 हो जाएगा। तो 260 करोड़ जो है वो हमारा टोटल आंसर यहाँ पर आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर हमारा जो वैल्यू एडेड है वो खत्म हो गया। लेकिन अभी क्वेश्चन में दिया गया कि हमको जीडीपी एट मार्केट प्राइस और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि भाई जीडीपी निकालना है और फिर एनडीपी निकालना है। तो जीडीपी कैसे निकालोगे, अभी ये जो फर्म ए है और फर्म बी है इन दोनों का प्रोडक्शन हुआ है, जीडीपी का मतलब क्या होता है, टोटल आउटपुट। तो अगर मेरा इसका जो वैल्यू एडेड निकला और इसका वैल्यू एडेड जो निकला है, अगर मैं उन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा जीडीपी आ जाएगा। तो यहाँ पर 200 रुपीज़ ये दिया गया है, प्लस करूंगा 260, तो ये हमारा कितना आएगा, 460 करोड़। अभी जो 460 करोड़ आया वो मेरा जीडीपी एट एमपी आया है, हमको इससे जाना है एनडीपी एट एफसी पर।
ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट कर लोगे, डोमेस्टिक से नेशनल चले जाओगे और एमपी से एफसी में कन्वर्ट कर दोगे। डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो यार, अब हम लोग पढ़ेंगे अपना जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। इसका क्या मतलब होता है? देखो, सबसे पहले टॉपिक क्यों पढ़ रहे हो उसका मतलब समझो। देखो क्या होता है, जब भी हमको इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो याद रखना हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने प्रोड्यूस करे हैं, हम उस प्रोडक्शन को देखेंगे। तो अगर मैंने पिछले साल फॉर एग्जांपल 2000 के गुड्स जो थे वो प्रोड्यूस करे थे, देखो ₹2000 के करे थे, इस बार मैंने ₹4000 के किए, मैं क्या कहूँगा यार, मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ करी है। दिस इज द सिंपल एग्जांपल। इसको तुम 2000 करोड़ बोलो, इसको 4000 करोड़, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एक सिंपल मैंने एग्जाम्पल दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, देखो जब हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे होते करंट प्राइस पर, यानी कि हम कौन से प्राइसेस ले रहे हैं, करंट ईयर के प्राइसेस ले रहे हैं। तो जो हमारा करंट ईयर है उसके प्राइस ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल 2022 के, ठीक है। पर इससे एक प्रॉब्लम आती है कि क्या होता है, जब भी हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं करंट प्राइसेस से, तो हो सकता है वो जो प्राइसेस है वो हमको ट्रू पिक्चर शो ना करें। अब भाई ट्रू पिक्चर क्यों नहीं शो करेंगे? क्योंकि हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन ना हुआ हो, पर क्योंकि हमारे प्राइसेस अभी बहुत हाई चल रहे हैं, उसके कारण हमको लग रहा हो कि भैया ज़्यादा नेशनल इनकम है, ज़्यादा चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर सिर्फ 2000 रुपये के गुड्स थे वो प्रोड्यूस हुए, पर अभी महंगाई इतनी चल रही है कि महंगाई के कारण वो 2000 के गुड्स जो थे वो 4000 के बन गए। क्योंकि हम क्या करते, कभी भी गुड्स की क्वांटिटी नहीं लेते, हम हमेशा उसको प्राइस से मेजर करते हैं, हम हमेशा मॉनेटरी तरीकों से मेजर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 2000 के गुड्स थे वो हमको 4000 के शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन आ गया है बीच में। इन्फ्लेशन जो था उसने इसको 4000 का बना दिया, इसमें बहुत सारे टैक्सेस ऐड हो गए, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई, ठीक है। डिमांड बढ़ने के कारण प्राइसेस बढ़ गए। तो ये हमको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन बता रहा है, क्योंकि असली गुड्स तो 2000 के। क्लियर है बात? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे में हम एक कांस्टेंट प्राइस लेते हैं, जिसमें हम एक बेस ईयर लेते हैं। बेस ईयर का मतलब क्या होता है? बेस ईयर का मतलब होता है ऐसा ईयर, फॉर एग्जांपल 2010, तो 2010 हमने एक बेस ईयर लिया, उसमें क्या हुआ होगा। अब यही ईयर क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हुए थे, प्राइस ना ज़्यादा बढ़े थे ना ज़्यादा कम हुए थे, कांस्टेंट लेवल पर चल रहे थे, इसलिए हमने इस ईयर को लिया और हम इसको बोलेंगे नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो यहाँ पर हम लोग सेम बता सकते हैं सिंपली कि जो करंट प्राइस होता है, क्योंकि उसमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं, इसलिए हम इसको नहीं लेते और हमको ट्रू पिक्चर शो नहीं करता है। पर ये जो है हमको एक ट्रू पिक्चर शो करता है, क्योंकि यहाँ पर हम अच्छे से इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है। अब इसी को हम नाम दे देते हैं, तो जैसे कि इसका एक और नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम। इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम रियल नेशनल इनकम। तो ये रियल नेशनल इनकम समझ जाना, ठीक है, इसको बोलते हैं। इसके अलावा इसी से रिलेटेड जो होते हैं एक और चीज़ होती है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, कि अगर हमको निकालना है तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इक्वल्स टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो ये जो है इसका फॉर्मूला हो जाता है। अगर हमको ये निकालना है तो उसको करना पड़ेगा। क्या इसका न्यूमेरिकल आएगा? बिल्कुल नहीं आने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ, उतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसी को यार आगे जाकर इसकी जो डेफिनेशन उसका सेम मतलब होता है नॉमिनल जीडीपी। इसी को हम नॉमिनल जीडीपी बोल रहे होते हैं और इसी को हम रियल जीडीपी बोलते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे भी जाएं तो वही चीज़ लिखी हुई है कि यार जो जीडीपी जो है, जब वो हम उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं सेम ईयर के प्राइसेस से, तो हम उसको बोलेंगे क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी। सॉरी, जब हम लोग जो प्राइसेस हैं, जब हम जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं सेम ईयर के प्राइसेस से, तो मैं क्या बोलूँगा कि वो क्या है, वो हमारा नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी का मतलब क्या होगा, जब हम एक बेस ईयर लेकर उसके प्राइसेस से जो है कैलकुलेट कर रहे हैं जीडीपी को, तो हम उसको बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। अब यहाँ पर आपका एक होमवर्क है, यहाँ पर अगर आप संदीप गर्ग आपके पास है, ठीक है, तो वहाँ पर लिखा होगा विच इज़ बेटर, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। ये आपका ये जो है इसी के नीचे टॉपिक में दिया होगा, इसकी फोटो में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर एक बार जो 3 पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ईजी हैं, वो आपको समझ में आएंगे।
तो जीडीपी डिफ्लेटर है वो हमारे जो सिलेबस है उससे कट चुका है। इसके अलावा जो हमारा जीडीपी एंड वेलफेयर है उसको बहुत ही ज़्यादा इजी है, उसमें सिर्फ थ्योरी पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। वो एक बार आप अगर रीड आउट करोगे आपको समझ में आएगा कि यार वो सिर्फ बात कर रहे हैं कि जीडीपी और वेलफेयर कैसे कनेक्टेड है। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल अगली वीडियो में बता दूंगा। इसी के साथ यार आज हमने एक फुल जो चैप्टर थे, हमारे 3 चैप्टर्स थे वो कंप्लीट करे थे। एक चैप्टर की वीडियो जो फर्स्ट वाला था उसको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, तो उसको भी जाके देख लो। इसके साथ यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।